अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा मौसम है ना, मज़ा आ रहा है। वैसे मौसम अच्छा होता है, मैं सुबह आज यही कह रही थी कि मौसम अच्छा होता है, इंसान का मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। कितना असरअंदाज करता है माहौल जिसमें आप जी रहे होते हैं। अगर आपका माहौल टॉक्सिक है, चाहे मौसम कैसा भी हो, जहर लगता है। लेकिन अगर आपका माहौल अच्छा है, हर तरफ सूदिंग है, टेंशन नहीं है, और अगर टेंशन भी है तो जो आस पास के आपके रहने वाले हैं वो लोग पॉजिटिव हैं, वो लोग अच्छे इंसान हैं जिनके बीच में आप उठ बैठ रहे हैं, सो आपका मूड खुद ब खुद एलिवेट रहता है। जब आप कभी डाउन भी होते हैं और वो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, चाहे वो आपके कलीग्स हों, चाहे वो आपके ससुराल वाले ही क्यों ना हो, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो मेंटल हेल्थ की बात हर कोई करता है, हर वक्त करता है। हमारे माँ बाप एक बात करते हैं और वो हमें ये बताते हैं कि कभी भी, मैं भी अपने बच्चे को ये बोलती हूँ और मेरे माँ बाप ने भी मुझे यही सिखाया है, स्ट्रेंजर डेंजर। जो अजनबी हैं उनसे कोई चीज़ लेके खाना नहीं, अजनबियों से हाथ नहीं मिलाना, उनसे बात नहीं करना। हमें थोड़ा सा डराया जाता है कि वो ऐसे हो सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन माँ बाप कभी ये नहीं कहते कि जो आपके अपने हैं, जो आपके करीबी हैं, वो भी आपको कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपका भाई, जिसके लिए आप ये सोचते हैं कि भाई वो तो आपका सहारा बनेगा, जिसके साथ आप बचपन में खेली होती हैं, जिसके साथ आपने ऐसा होता है कि उसने भाई मुझे मारा और आपके भाई ने आपको बचाया होता है, एक सर्टन एज पे जाके अल्लाह ना करे, कहते हैं लोग अपनी बीवियों के कहने पे या किसी और लालच में जायदाद के ऊपर पता नहीं क्या क्या फसादात होते हैं बहन भाइयों के दरमियान, वही कभी कभार आपका दुश्मन बन जाता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, मियाँ बीवी का दुश्मन बन जाता है, बीवी मियाँ की दुश्मन बन जाती है। और कभी कभार तो ये भी न्यूज़ में पढ़ा है कि औलाद जायदाद की खातिर माँ बाप का कत्ल करवा देती है, या मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे ऐसे किस्से सुनकर। सो माँ बाप ने ये नहीं हमें बताया होता, या किसी भी बच्चे को ये नहीं बताया होता, क्योंकि वो मोहब्बत और प्यार जो दिल में हमारे माँ बाप ने डाली होती ना अपने सिबलिंग्स और अपने रिश्तों को लेकर, फिर तो ऐसे तो फिर वो मोहब्बतें हुई ही ना। वरना मोहब्बतों के ऐसे बड़े बड़े किस्से सुने हैं बहन भाइयों के कि अपनी किडनी दे दी दूसरे को, या बहुत सारी और चीज़ें ऐसी हैं जो जो खून के रिश्ते या जो आपके प्यारे हैं उन्होंने आपके लिए किया हो। आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले वाले, आपके दोस्त, आपके मुलाजिम, मतलब कि आप सोच नहीं सकते। जब आप कभी अखबार पढ़ते हैं, या अब तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ जो किस्से सुनते हैं हैरान कौन होते हैं वो। मैं अभी कल वीडियो देख रही थी, मियाँ ने बीवी को छत वहाँ से खिड़की से नीचे फेंक दिया और वो बंदी कमर के बल गिरी है। वो वीडियो पता नहीं कैसे आगे स्ट्रीट पे कैमरा लगा हुआ था। मतलब खौफ ज़दा होने की बात है कि किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बातें हम अपनी औलाद को नहीं समझाते ना, ये नहीं बताते, हम तो सिर्फ अजनबियों के बारे में बताते हैं। मैं यहाँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जिससे आप चौकन्ना हो जाएं, क्योंकि ये पैसा बड़ी गंदी चीज़ है। इससे बड़े बड़े लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। ज़रूरी भी है, लेकिन क्या ये इतना ज़रूरी है? खबर में तो नहीं लेके जा सकते हम पैसे को। क्या ये इतना ज़रूरी है कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, वो भी जानी? एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ ऐसे किस्से आप हमारे शो के ज़रिए मुलाहिज़ा कीजिएगा कि जिस तरह मैं कह रही हूँ कि मैं अखबार पढ़ के या मैं सोशल मीडिया देख कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सो ये किस्से सुनकर भी आप हैरान होंगे कि ऐसा भी होता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पता नहीं मुझे कुछ मेरी ड्यूटी लगती है खुश रहना, लेकिन जो किस्से मैं सुनवाने वाली हूँ ना आपको, वो उससे मेरा मूड ऐसा नहीं रहेगा जैसे मैंने अभी प्रोग्राम की शुरुआत की है, क्योंकि बहुत सारे किस्से तो इस तरह मेरे पास भी हैं। शुक्र है मैंने खून के रिश्तों से धोखे नहीं खाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ। लेकिन मैंने नौकरों से बड़े धोखे खाए हैं और बड़ी ब्लैकमेल भी हुई हूँ।
सो मैं भी अपने किस्से शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों से जो उन्होंने धोखे खाए हैं वो शेयर करने वाले हैं आज यहाँ मेरे पास। बड़े दिनों बाद मुनज़्ज़ा आरिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है, थैंक यू। और हमारे साथ किरण जावेद है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जो कि इंसान सोच क्या रहे होते हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा होता है, उसके थोड़े से क्लूज़ आपको बताएंगी ताकि आप खबरदार रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना मुझे लगता है जब आप पढ़ लेते तो आसान हो जाता है थोड़ा, कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि हम बड़ी उसकी डीप रूट्स में जाते हैं। लेकिन स्टिल इंसान एक दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, उसका जहन भी मुख्तलिफ है। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी बेसिक हैं सबकी, लेकिन वो हर इंसान अपने हिसाब से जिस तरह से चीज़ों को चलता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। तो हम केस वाइज हर इंसान को देखकर फिर एनालिसिस करते हैं। मैंने अक्सर घरों में देखा है जो छोटे बच्चे, मतलब लाइक जो यंग बच्चे होते हैं, टीनेजर और 20s में थोड़ा स्मार्ट हो जाते हैं, और अगर उनकी अम्मी भोली होती हैं तो कहती है अम्मी आपको क्या पता, आपको ये आपके साथ क्या कर रही हैं। कभी कोई ससुराली रिश्तेदार हुआ है, कोई मासी हुई, हमेशा बच्चे माँ बाप को खबरदार करते हैं, अरे आप क्या कर रही हैं, आप तो उल्लू बन रही हैं, हमें नज़र आ रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा। देखा है ना आपने, हमेशा बच्चे आपको ये सुना रहे होते हैं कि ये आपकी दोस्त आपको उल्लू बना रही है, मामू बना रही है, देखें आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। बच्चों को ये चीज़ नज़र आ रही होती है, कभी कभार बड़ों को चीज़ नज़र नहीं आती क्योंकि हमारी आंखों के आगे वो एतमाद का लेंस आ जाता है। और हम इतना ट्रस्ट करते हैं कि हम अंधे हो रहे होते हैं तकरीबन। बेसिकली निदा वो थर्ड पर्सपेक्टिव होता है। जैसे दो लोग हैं, अगर उन दोनों के बारे में बात हो रही है ना कि आपको नहीं पता कि ये आपके साथ क्या कर रही हैं, तो वो दोनों उस कॉन्टेक्स्ट में मौजूद हैं। पर जो थर्ड है ना, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, वो देख सकता है। इट्स लाइक हम जब कोई मूवी या ड्रामा देख रहे होते हैं, हमें पता है आगे क्या होने वाला है, वो किस इंटेंशन के साथ है, राइट? अरे ये ऐसा जवाब ना दे दे, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, ये यहाँ से क्यों गए, ये यहाँ से क्यों गए, एक्सीडेंट हो जाएगा, अब इसको यहाँ पे थ्रेटनिंग एक कुछ मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे होते हैं एज अ थर्ड व्यू। लेकिन वो जो सिचुएशन में होते हैं वो नहीं देखते, उनके इमोशंस अटैच होते हैं। मैं तो ऐसे किस्से सुने रिश्तेदारों के आपस के, भाई ने भाई की कंप्लेन कर दी, उसको फंसा दिया। मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी बेगम के रिश्तेदार को, वो कहीं दूसरी जगह से आए बाहर ममालिक में, यूके वगैरह में, उन्होंने उनको सेट किया, उनको हेल्प की कि वो ग्रो कर सकें। और वो कहीं जॉब करते थे, साइड बिजनेस भी करते थे वो अपना, ऐसे ना जॉब के साथ उनको बिजनेस की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ये जो रिश्तेदार थे उनको पता था कि ये साइड बिजनेस भी करते हैं। इन्होंने कुछ खटपट हुई आपस में, तो इस रिश्तेदार ने जिसको सपोर्ट किया था उस शख्स ने, इसने ऑफिस में कंप्लेन कर दी कि ये तो साइड बिजनेस भी करते हैं। और वो सड़क पे आ गया बंदा। मैंने कहा लॉ, मैं तो हैरान रह गई ना सुन के। मैंने कहा कोई अपना रिश्तेदार ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे फंसा सकता है? ट्रस्ट, टू मच ऑफ ट्रस्ट। हाँ, जो आप तो कभी कभार आपको पता नहीं होता और आपके अपने आप की कंप्लेन कर देते हैं, आपको फंसा देते हैं। बाद में जाके आपको पता चलता है कि इसने तो मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, आस्तीन का सांप निकले नहीं। So, अभी आज ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे आपकी ज़िंदगी में भी आसपास अगर हुए हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले कि हर किसी पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो आपका अपना खून ही क्यों ना हो, है ना। इरम की हम आपसे जो कहानी है वो शेयर करेंगे। ये अपनी मेड के बारे में बताएंगी। मेड ने धोखा दिया, ये तो एक आम सी बात है। कभी कभार आप इतना उन पर ट्रस्ट कर देते हैं कि अपने रिश्तेदारों को पीछे कर देते हैं और मेड पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने घर की हर चीज़ उसको बता दी, पुरानी है, नहीं। और बहुत सारे लोगों को, मुझे नहीं पता, कभी कभार तो मेड्स पढ़ी लिखी भी नहीं होती, लेकिन उनको कैसे शीशे में उतारना आता है मालिकान को कि हैरान रह जाती अकल कि ये तो अंगूठा छाप पढ़े लिखे भी नहीं है। इन्होंने कैसे भरोसा जीत लिया मालिकान का। तो वो आपको आज हैरान कुन किस्से हम सुना रहे हैं। वो इविल जीनियस होते हैं ना, यस, पता है एग्जैक्टली कि मैं तो कहती हूँ अगर इन्होंने पढ़ लिया होता तो ये कहाँ से कहाँ बैठे होते भाई। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इरम। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम। इरम, आपके साथ क्या हुआ ज़रा हमें बताएं तो सही, ताकि हम खबरदार रहें और बहुत सारे सुनने वाले लोग भी। जी निदा, मेरे घर पे मासी 10-15 साल से काम कर रही थी। अचानक से वो गांव चली गई,
तो मैं बहुत परेशान हुई कि मुझे तो काम की आदत नहीं थी। अब मासी का मैंने मुझे अभी क्या बंदोबस्त झाड़ू पोछे वाली मासी थी, 24 घंटे वाली मासी थी? हर वक्त काम करती थी हमारे घर पे रहती ना। थी मतलब जी, आपके घर रहती पे? थी। ठीक है। तो फिर मैंने ये हल निकाला कि मैं अपने गेट पे खड़ी हो जाती थी सुबह 9-10 बजे, कि आते जाते मासियों से पूछती थी। फिर एक मासी मुझे नज़र आई, मैंने उससे पूछा कि आप मेरे घर पे काम करोगी, ये काम है? तो उसने कहा जी बाजी मेरे पास है टाइम ना। तो मैंने उसको बोल दिया कि आप कल से आ जाएगा। वो आ गई। वो 1 महीने तक बहुत अच्छा काम किया उसने ना। और मेरी आदत थी कि मेरा बच्चा था तो सारी रात जगाता था, वो स्कूल जाता था, स्कूल जाने के बाद मैं थोड़ा आराम करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने ना सर में उस दिन शदीद दर्द हो रहा था बच्चे को स्कूल भेजने के बाद ना। मैं थोड़ा वो करने लगी ना, तो मेरी मासी ने कहा बाजी आप ना ऐसा करो, लेट जाओ, मैं आपका सर दबा देती हूँ और सो जाओ बेफिक्र होके, मैं सफाई वगैरह सब कर दूँगी, काम कर दूँगी, आप टेंशन नहीं लो किसी की ना, आप आराम से सो जाओ। मैं सो गई उसकी बात पे भरोसा करके। पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसा ही हो चुका है कि मैं सो जाती थी। तो खैर एक दिन ऐसे ही हुआ तो मैं अचानक से ना मेरी आँख खटपट खटपट की आवाज़ आई तो मेरी आँख खुली। मैंने कहा ये क्या? मेरे सामने 2 आदमी खड़े हुए। मैंने कहा आप कौन है? फिर मैंने अपनी मेट को आवाज़ दी, वो आई तो 2 आदमी उसके साथ और थे। और वो कहने लगे मुझे ना गन पॉइंट पे कि आप खामोश हो जाओ। मेरे हाथ बांधे, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा ज़ोर से उन्होंने और हाथ बांध दिया, खामोश हो जाओ वरना तुम्हारा जो बेटा है ना फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो मैं खामोशी से फिर बस अपने घर को लूटता हुआ देखती रही। और वो आराम से लूट के हमारे सारा सामान, मेरे घर के 2 दरवाजे, एक गंदी गली में खुलता है, एक फ्रंट पे जो ना, तो वो गंदी गली के रास्ते से वो सब सामान वगैरह सब चीज़ें, जेवर मेरा, पैसे सब लेके चले गए। और मैं बस देखती रह गई। उसके बाद तो मुझे बस अपना होश नहीं था मुझे हुआ क्या है। ये मेरी कहानी थी मेरी या अल्लाह। मेट की। एक तो मैं सबको ये अवेयरनेस देना चाहूँगी कि अब ऐप्स आ गए हैं, ठीक है, और वो ऐप्स ऐसे हैं कि जो आपकी काम करने वाली है उसका शनाख्ती कार्ड अक्सर लोगों के पास नहीं भी होता, या फिर उसके मियाँ भाई अब्बा किसी का शनाख्ती कार्ड आपको ज़रूर चाहिए। और वो ऐप जो है वो आपको बताता है कि इसके पीछे क्या, मतलब कोई पुलिस रिपोर्ट या कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। तो जितने भी लोग हैं वो डेस्परेट होकर जो मासियाँ रख लेते हैं, ये सब चीज़ें बहुत आम है आजकल, हो सकती हैं। मगर इसका तोड़ भी आ गया है कि थोड़े से टेक्निकल हो जाए। खुद नहीं आता ऐप डाउनलोड करना अपने। मैं 1 मिनट ज़रा कौन सा ऐप है ज़रा पता करके मुझे बताना, मैं उसकी वो भी दिखाऊंगी। पता नहीं टी से नाम है या कुछ, क्योंकि हमारे जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ आपके जो काम करने वाले हैं उनका कार्ड होता है, उसके बगैर वो आपके घर में नहीं रह सकते। वो कार्ड ऐसा बनता है कि उनको या तो पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होती है, या वो ऐप पे कहते हैं तस्दीक ऐप, याद आ गया मुझे, तस्दीक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लें और फिर उसके अंदर सारी वो आपको बताते हैं कि इस तरह आप उसकी सारी जो भी आपके घर मासी काम करी है उसकी सारी तफसीलात उसमें डालें, ताकि वो एक पुलिस में एक चली जाएगी कि ये कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ का ज़िला है, क्या है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सो बहुत सारी मासूम ख़वातीन को नहीं पता और वो डेस्परेट होकर कि मासी नहीं है, घर गंदा पड़ा हुआ है, भाई सफाया कर गई, पूरे घर का सफाया वो कर गई। और देखे और ट्रॉमा अलग जिसने लोगों को अंदर बुला लिया। आपकी जवान बेटियां हो सकती हैं यार, आपके छोटे बच्चे हो सकते हैं। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, जो आपको वो दूसरा ट्रॉमा दे जाए, अल्लाह ना करे किसी को, तो उससे बचने के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा ख़बरदार है। हमारी अम्माओं के ज़माने में तो ये ऐप और टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आजकल के ज़माने में है, बिल्कुल, है ना। तो अब मैं दूसरी स्टोरी पे चलती हूँ। वैसे तो मासियों की स्टोरी तो मेरे पास भी बहुत है और पता नहीं मैं कितनी दफ़ा सुना चुकी हूँ। एक मेरे पास फिलिपिनो की स्टोरी, मैं अपने बलाज को पालने के लिए हेल्प करने के लिए, पालने क्या, पाला तो मैंने ही है, लेकिन सुबह के वक्त ज़ाहिर है मेरा ये टाइम यहाँ मॉर्निंग शो का होता था। और जब वो छोटा था तो मैं उसको घर पे छोड़ के आती थी, जब स्कूल नहीं जाता था, स्कूल जाता था फिर भी बेबी सिटिंग के लिए मुझे ज़रूरत थी एक साफ़ सुथरी एक ऐसी मेड के लिए जो उसको सुबह के वक्त ख्याल रखे खाने पीने का और ये वो सारी चीज़ें। 6 महीने तक तो जब तो वो माँ के दूध पे था वो बेचारा यहीं आता रहे। उसके बाद फिर मैंने फिलिपिनोज़ रखनी। तो अब हमारे बैक ऑफ द माइंड होता है ना कि नहीं हमारी लोकल मासियाँ चोर है, वो जो फॉरेनर हैं जो फिलिपिनोज़ हैं वो तो चोर ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? शैतान उनमें भी आ सकता है, वो देख के थोड़ी आएगा कि ये पाकिस्तानी है। ह्यूमन नेचर है ना वो। एग्जैक्टली। सो हम वही, मेरी आंखों पे भी पट्टी थी, ना मैं उसकी चेकिंग करूं ना कुछ करूं, घर जा रही है आ रही है, कभी उसके भरोसा बिल्कुल। 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका साल अब
ख़त्म होने में 1 महीना रह गया था। 2 साल तक वो बहुत अच्छे से बड़े प्यारे अंदाज में चलती रही। एक दिन मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पैसे गायब। मेरी अम्मा से मैंने यूरोज़ लिए, घर आते आते वो मेरे पर्स से मेरे पैसे रास्ते में ही गायब। और वो पर्स मैंने उसके हाथ में पकड़ाया था, गाड़ी में अंधेरा था, मैंने अपने बच्चे को गोद में बिठाया हुआ था, मैंने उसको पर्स पकड़ा दिया और मेरा पर्स ना खुद ब खुद खुल जाता था, मैग्नेट था। तो फ़ोन बजा तो फ़ोन की लाइट में उसे यूरोज़ नज़र आ गए, थोड़े से यूरोज़ थे। जब मैं घर पहुंची, पकड़ी वो वहाँ गई। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पर्स में से यूरो गायब। मेरी अम्मी ने पाकिस्तानी रुपए दे के मुझे थोड़े से यूरो दे दिए थे, तो वो यूरो गायब। किसी और के पास वो पर्स नहीं गया था। मैंने उससे बोला, मैंने बोला तुम्हें यूरोज़ मेरे वापस करने पड़ेंगे। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई जो मैंने उससे बोला, वरना तुम पुलिस के पास बैठी होगी। तो मेरी दराज में यूरो आ गए वापस, वो यूरो मुझे वापस मिल गए। वहाँ से मेरी यकीन में बदल गया कि इसका मतलब है ये है चोर। जब ये इसने इतना बड़ा हाथ मारा है कि मेरे बराबर बैठी हुई है, तो इसने क्या क्या किया होगा। खैर ये छुट्टी पे जा रही थी, फिर भी मैं इसको बाकी सारी लोकल मासियों को बोला कि ज़रा इस पर तवज्जो रखो। अब जब आप थोड़े से समझदार हो जाते हैं ना, जैसे अब मुझे मासियाँ रख रख के मैं थोड़ी सी समझदार हो गई हूँ, तो मैं थोड़ा देख सकती हूँ, ऑब्जर्वेशन भी होती है इतने लोगों से मैं रोज़ एक्सपीरियंस हो गया ना आपका। इसने क्या हुआ, छुट्टी पे जा रही थी, मैंने ड्राइवर को बोला ज़रा आप छोड़ने जा रहे हैं, मेरे ड्राइवर छोड़ने जा, तो थोड़ा नज़र रखिएगा। ये बाज नहीं आई, इसने गाड़ी के मेरे ड्राइवर की सीट के नीचे इसने यासिर की कोई ब्रांडेड जैकेट छुपा दी। ड्राइवर ने मुझे फ़ोन किया, बाजी मैं गाड़ी वापस घुमा के ला रहा हूँ, मेरी सीट के नीचे कुछ है। सारी चेकिंग करा के गई, चेकिंग की मैंने फिर पहली दफ़ा उसकी, और वहाँ वो पहले से छुपा चुकी थी। जब वो वापस आया ड्राइवर, सीट के नीचे से मैंने अपनी मियाँ की ब्रांडेड जैकेट निकाली। मैंने कहा चल भाई, मैंने एक लोकल मासी को अपने साथ बैठाया, मैंने कहा चलो तुम्हारे घर चलते हैं। अब ये तो हाथ पाँव उसके काम गए। खैर एक कच्चे इलाके में इसका घर था। निदा यासिर एक लोकल मासी को लेके इसके घर पहुंची कि ये मुझे मार मूर ना दे, कोई और मेरे साथ हेल्प करने के लिए। और मैंने ड्राइवर से कहा यहीं रहना, मैं फ़ोन करूँगा, चीखों की आवाज़ आए तो पकड़ लेना ज़रा। मैं अंदर गई तो मैं क्या देखती हूँ, उसके दरवाजे के पीछे मेरी अपनी शर्ट पोलो की टंगी हुई है और पहन के उसने ढीली कर दी है। फिर मैंने कहा बोला खोलो अपना सामान। उसके पास ज़्यादा फर्नीचर नहीं था, जो अटैचियाँ पैक थे, ताले लगे थे। मैं अटैची खोलती गई, कभी सिला का सामान निकले, तो कभी मेरे सरोस्की की ज्वेलरी, तो कभी मेरे बेनिफिट का मेकअप, तो कभी यासिर के टैग लगे हुए कपड़े, फलाना। 2 साल में उस बंदी ने 3 थैले थे मेरे जो जमा करके उसने रखे हुए थे, और वो भी नई चीज़ें। लोकल मासी को तो पता भी नहीं चलती कि ये जीन्स शर्ट वो कहाँ पहनेगी, ये ज्वेलरी वो कहाँ पहनेगी। उसने जो हाथ मारा था, मेरे स्विट्ज़रलैंड के ग्लव्स सारे जो घर में रखे हुए थे ना चीज़ें, हम वेकेशंस पे जाते थे तो मैं कहती थी तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगी, तुम ज़रा मेरी सफाई कर देना घर की ना अच्छी। और वाकई उसने सफाई कर दी। हाँ। ऐसी टेक्निक्स से उसने चोरियाँ की हैं। स्टोर में रखती थी सामान, फिर निकाल के ले जाती थी कि आपकी अक्ल हैरान रह जाए। इविल जीनियस। शुक्र है कोई मेरे बच्चे को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसा कि ज़ाहिर है वो उसके पास रहता था, उसके साथ वो बहुत प्यार से रही। सो इसलिए इस बात पर मैंने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया, लेकिन मैंने उसकी कंप्लेन कंपनी में की ताकि वो थोड़ा सा ख़बरदार हो जाए। आप जहाँ भी रखवा रहे कंपनी का, वो कंपनी से रखवाई। कंपनीज आर ज़ीरो इन दैट केस। मैंने इतनी कंपनीज ट्राई की हैं, दे आर स्कैम्स। उन्होंने कमीशन दोनों साइड से ली हुई होती है। दे प्रोटेक्ट देयर वर्कर। आपसे भी बना के रखेंगे, वो उन लोगों से भी बना के रखेंगे। बस मेरे घर की आखिरी फिलिपिनो थी, उसके बाद मैंने फिलिपिनोज नहीं रखी क्योंकि मेरा भरोसा उठ गया। पहले कितना मैं कहती थी यार बहुत, और मेरे पास बहुत अच्छी भी आई हैं, साफ़ सुथरी, घर को साफ, वो भी चमकाती थी घर को। और वो आपका दिल ऐसे जीतती हैं, आपका पता नहीं चलता। तो खाली हमारे लोकल्स ही नहीं, कोई भी कहीं से भी आया हुआ कोई ना कोई गड़बड़ कर सकता है। पढ़ी लिखी भी लड़कियां मैंने रखी हैं, ऐसे ब्लंडर्स उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं कि आपकी अकल हैरान रह जाती है। समटाइम्स यू कांट डिसाइड कि पढ़ी लिखी हेल्पर बेहतर है या अनपढ़ बेहतर है। क्या बुरा करें यार, होने पे आए तो हर कोई कैसे भी फेस रीड करें, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी टिप है आपके पास? निदा, एक तो आपने जो बताया ना डिफरेंस बिटवीन लोकल और फिलिपिनो, आई थिंक ये सारे व्यूअर्स को बहुत क्लियर हो गया है कि आप सबसे ही एहतियात और विजिलेंसी बरतें। जी। एक और कॉन्सेप्ट भी मैं देना चाहूँगी, वो है लॉन्ग टर्म आपका हाउस हेल्प जब आपके साथ रहे, उन पे भी हम ब्लाइंड ट्रस्ट करने लग जाते हैं। वन ऑफ माई क्लाइंट, मैं रिसेंटली ही उनको देख रही हूँ, अनोनिमसली मैं शेयर कर रही हूँ कि वो
इसी परेशानी से आई क्योंकि वो डिप्रेस्ड हो गई बहुत ज़्यादा। शी इज़ 55 प्लस। उनके पास उनका ड्राइवर था 32-33 इयर्स से था। आप सोचें वो कितना लॉन्ग टर्म उन पे उनका ब्लाइंड ट्रस्ट हो गया था। वो इस प्रॉब्लम से आई थी कि वो उनके घर का सफाया करके चला गया और रात को उन्होंने बाकायदा इनके ऊपर चाकू भी दिखाया रात के 3-4 बजे। और शी वाज लाइक, पहले मुझे लगा ये मेरा ख्वाब है, नाइटमेयर है, एंड बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था उनको। शी वाज टोटली ट्रॉमेटाइज्ड एंड डिप्रेस्ड जब वो आई, राइट। वो कह रही हैं वो था 30-32 साल ना, मैंने ख्याल किया उसका घर भी बनवा कर दिया। मतलब एक हेल्प होते हैं ना हम सब, ऐसे उसका इंसान घर बनवा तो के जाती दिया, है, उसके हम जब बच्चों की साथ रहते हैं तो। तालीम। इसके अलावा जब वो चाहे लोन नहीं, वैसे ही मैंने उसको लास्ट ईयर भी 4-5 लाख दे दिया, उससे पहले भी। तो एक तरह से कोई लिमिट, कोई बाउंड्री सेट ही नहीं रखी क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म था। ये भी एक मैसेज जाना चाहिए सबको कि बहुत ज़्यादा जब लॉन्ग टर्म हो जाए, स्टिल लोगों को उनकी जगह पे रखना सीखें। ये तो माल और दौलत की बात कर रही हैं ना। बहुत किस्सा एक वायरल हुआ था कि एक ड्राइवर जिसके सामने वो बच्चा पैदा हुआ है, और पुराना ड्राइवर, बच्चा आता जाता था, उस ड्राइवर ने उस बच्चे को किडनैप कर लिया क्योंकि वो उससे मानूस भी था, किडनैप करके कहीं रखवा दिया। अब जब वो नहीं कंट्रोल में रख सका बच्चे को, या कुछ ऐसा सान्या हुआ कि उसको बच्चे को मारना पड़ा क्योंकि बच्चा उसे पहचानता था। वो माँ बाप के पास पैसे नहीं थे या क्या सिनेरियो था, बहुत खबर वायरल हुई थी। उस बुड्ढे ड्राइवर ने बच्चे को मार के नाले में फेंक दिया क्योंकि वो बच्चा उसे पहचान जाता कि इसने मुझे किडनैप किया। वो तो तावान के लिए किया था ना। वो कुछ ऐसा सिनेरियो बना कि उसको बच्चे को मारना पड़ा कि वो बच्चा मुझे पहचान ना जाए। और बाद में जब तशवीश हुई की तो पता चला कि वो ड्राइवर जो था वही बच्चे का जो है ना वो किडनैपर था। सो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप किसी पे अंधा एतमाद नहीं कर सकते, चाहे वो आपको पुराना ड्राइवर हो, पुरानी मासी हो, अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे किस्से भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे, अच्छे लोग नहीं हो तो दुनिया ख़त्म ना हो जाए। उन कुछ अच्छे लोगों की वजह से ही वो दुनिया चल रही है। सो मैं सारी मेड, सारे ड्राइवर और सारे हेल्पिंग हैंड्स को बुरा नहीं कह रही, मगर अपनी आंखें खुली रखें। छोटे से ब्रेक के बाद और खौफनाक किस्से, खूनी रिश्ते जब आपके दुश्मन बन जाएं तो कैसे ज़िंदगी काया पलटती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो कुछ ऐसे किस्से आज आप हमारे शो पे सुन रहे हैं कि आप ख़बरदार रहें कि कभी आपके अपने भी आपको ऐसी डज लगा सकते हैं कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। सो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ बैठे हैं रज़ा, और रज़ा किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रज़ा, क्या हुआ है आपके साथ ज़िंदगी में? जी मेरे साथ मेरे ही छोटे भाई ने एक ऐसा फ्रॉड किया कि जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आपके अपने छोटे भाई ने? जी। सगा भाई, सुतेला भाई या? सगा भाई था मेरा। अच्छा। और हम जो है ना वो एक ही घर के अंदर रहते थे, तो हमारी वालदा भी जो है वो हमारे साथ थी। तो मेरा जो छोटा भाई था उसकी वाइफ और मेरी वाइफ में अक्सर बेशतर लड़ाई हुआ करती थी, जिसको लेकर फिर हम दोनों भाइयों में भी तल्ख कलामी होती थी। तो मेरी जो वालदा का जो रुझान था वो छोटे भाई की तरफ था, और जो छोटा भाई था वो वालदा को बिला फुसलाकर जो है ना उसने हमारे ख़िलाफ़ कर दिया। और उन्हें कहने लगा कि भाई देखें, भाई आए दिन हमसे लड़ते रहते हैं, और अम्मी आप जो है ना ऐसा करें कि आप जो है ये जो मकान है वो आप मेरे नाम कर दें। तो वालदा उसकी बातों में आ गई, और उसने जो है ना वालदा से सिग्नेचर लेकर जो हमारा मकान था वो अपने नाम पर जो है ना वो ट्रांसफ़र करवाने की बजाय उसने वो मकान भी अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र करवा दिया, ताकि हम कोई क्लेम भी ना कर सकें। तो हमें अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। फ़िलहाल हम, हमारी वालदा थी, हमें कुछ भी बोलती थी तो हम उनको जवाब नहीं देते थे। वालिद साहब का हमारा इंतकाल हो गया था। तो एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि घर में फिर लड़ाई होती है, तो मेरा जो छोटा भाई है वो मुझे बोलता है कि चलो तुम लोग निकलो मेरे घर से ना। तो मैंने उसको कहा भाई ये तुम्हारा घर कहाँ से आ गया, ये तो हमारे वालिद का घर है, कहाँ से तुम्हारा घर आया? बोला नहीं अब ये हमारा घर है। तो फिर जब हमारी वालदा को पता लगा कि भाई ये घर तो जो है ना इसने अपनी बेगम के नाम पर कर दिया है, तो जब तक हमारी वालदा हयात रही उन्होंने बड़ी कोशिश करके हमें उसी घर के अंदर रखा, और हम उनकी हयाती में जो है वो सुकून से ज़िंदगी गुजारते रहे उसी घर के अंदर।
लेकिन जैसे ही हमारी वालदा का इंतकाल होता है तो फिर वो जो मेरा भाई है वो हमें हमारे घर से, हम मियाँ बीवी और हमारे बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। अल्लाह। और आपने जब आप लोगों को पता चला कि उसने अपनी बीवी के नाम कर दिया है तो आपकी वालिदा ने कोई स्टैंड नहीं लिया कि भाई वो नहीं, वालदा के तो इलम में ही नहीं था ना। उसने तो ये बोला कि अम्मी ये जो है ना मकान मैं अपने नाम पे कर रहा हूँ ना। अच्छा तो उसने मेरी वालदा को भी नहीं बताया था और मकान जो है ना अपनी वाइफ के नाम पे करवा दिया था। उससे ये था कि हम क्लेम नहीं कर सकते थे ना। अगर हमारे वालिद साहब की या वालदा की प्रॉपर्टी होती तो फिर तो हम उस पर क्लेम कर सकते थे। हाँ। सो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो एक दूसरे का खून भी कर दिया जाते। कैसे पता लगाएं ये चीज़ें? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप कैसे एतबार बहुत मुश्किल है आप कि अपने बहन भाइयों पे इतना एतबार करते हैं। और सगा भाई। हाँ, कितने लोगों ने तो प्रॉपर्टीज जो होते हैं इनकम टैक्स से बचने के लिए अपने बहन भाइयों और उन लोगों के नाम की होती है, रिश्तेदारों के नहीं। कैसे ऐसे कर सकते हैं? देखिए निदा, इसमें ये होता है कि बेशक खूनी रिश्ते हैं, अपने ब्लड रिलेशन है, और अगर हम इस जो अब हम बात करने जाएंगे ना उसमें भी लोग कहेंगे नहीं ऐसे थोड़ी ऐसे को कैसे हो सकता है, हम तो आंखें बंद करके यकीन करते हैं, औरों के घर में होता होगा। अब भी कुछ लोग यही सोचेंगे सुनकर कि नहीं औरों के घर में शायद होता होगा, हमारे ऐसे नहीं। इतना ही कहते हैं ना ट्रस्ट बहुत ही खून में बस गया जिस तरह, और फिर अगर वही चोट पहुंचा जाए तो वो ट्रॉमा भी बन जाता है, बहुत बड़ा सदमा। देखिए बहुत ये ज़रूरी है जानना। आपने कहा ना फेस रीडिंग इज़ जस्ट अ मिथ कि फेस रीडिंग से पता चल जाए। आपके बिहेवियर्स, आपके एक्शंस, आपके बदलते रवैये, आपके एटीट्यूड, आप कब कैसे हैं और कब कैसे होते जा रहे हैं। थोड़ा सा मिसाल दें, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपके बहन भाई होते हैं, कुछ बहन भाई आपके साथ पैसों में बहुत हिसाब किताब में ना बहुत पर्टिकुलर होते हैं। नहीं भाई हिसाब किताब, जैसे लाइक मेरी अम्मी कहती थी हिसाब पाई कर, तो मैंने अपनी ननियाल से, मैंने अपनी अम्मी से सीखा कि भाई बहन भाई भी आपस में हिसाब किताब रख रहे हैं। ये नहीं कि बाजी मैं नहीं दे सकती पैसे या उधार माफ़ कर दो। मतलब मैंने वहाँ ये देखा है कि वो भी हिसाब किताब। तो कैसे अंदाज़ा लगाएं कि आपका अपना सगा खूनी रिश्ता ऐसे आपको चीट कर सकता है? देखिए बात वही है ना कि अगर जहाँ तक आपने हिसाब किताब की बात की, तो आपको पता है कि आपके बहन भाइयों में बचपन से ही आप उनके साथ पले बड़े हैं। आपको पता है कौन फाइनेंशियली किस मामले में कैसा है। बहुत से ऐसे जो बताते हैं वो अपनी सैलरी भी ठीक से नहीं बताते, राइट। उनसे अगर सैलरी की बात, मैं बहुत से लोगों को ऐसा जानती हूँ जो उनसे पूछे जाए कितनी, घर वाली दोस्तों में तो हम नहीं बताते ना क्लियर, या बाहर के लोगों को, वो घर वालों में भी वो समझते हैं कि अपने फाइनेंसेस किसी को डिक्लेयर नहीं करने चाहिए, चाहे वो सगे रिश्ते क्यों ना हो, ठीक है। तो कुछ लोगों का आपको पता होता है कि किस तरीके से मैं, फिर कुछ लोगों को आपको पता होता है यार इसकी शुरू से एक आदत है कि जब पैसे किसी भी तरीके से ले तो लेता है बट इसको वापस देने में प्रॉब्लम होता है। आपके बहन भाइयों में कोई एक ऐसा होता है और वो फिर वो इमोशनली खेलता है, इमोशनली प्ले करता है, राइट, कि वो अगला उसको माफ ही कर दे कि अच्छा चलो छोड़ो जाने दो। फिर वो बढ़ते चले जाते हैं। तो फिर वो इसी तरह अपने घर के मसाइल बता के कर्जे लेना एंड ऑल। देखिए हेल्प एक हद है, फिर आप साथ नजर भी रखिए। वो और बात है कि अगर आपके बहन भाइयों में एक थोड़ा सा नहीं है इतना, तो सारे बहन भाई तो मिलके हेल्प करते हैं, वो एक अलग बात है। जेन्युइनली नीड भी है, जेन्युइनली नीड भी है। अगर रो धो के ले रहे हैं किसी अब्रॉड वेकेशन के लिए, ठीक है, आपको वेकेशंस पे जाने किसी अब्रॉड, राइट, अब ये लग्जरी है। देखिए नीड्स वांट्स लग्जरी में फ़र्क है। जो नीड्स है वो बेसिक्स है, आप मिलकर हेल्प कर सकते हो किसी की नीड्स के लिए, बट अगर वांट्स और लग्जूरियस लाइफ के लिए कोई कर रहा है तो वो विक्टिम तो नहीं होगा। ये बात तो हमें समझ में आती है ना कि वो विक्टिम नहीं है, वो रो धो रहा है कि मुझे इसके लिए ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और बीवी उसकी हर सेल पे पहुंची हुई है और 10-10 जोड़े लेकर आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ों से आपको क्लूज मिलते हैं। ये होते हैं रवैये, एटीट्यूड्स, इन चीज़ों से पता चलता है, राइट। ये मैं फिर बात कर रही हूँ क्योंकि फाइनेंशियल पॉइंट उठाया तो हम फाइनेंशियली ही बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरा घर ही अपनी बीवी के नाम करवा दिया। Exactly. अब देखिए जब मदर ने, उसने कहा ना कि अगर उसने बोला अम्मी मैं अपने नाम करवा रहा हूँ, तो अगर वो अपने नाम भी करवा रहे थे तो पूरी फैमिली मेम्बर्स क्यों नहीं साथ थे, दूसरा भाई क्यों नहीं मौजूद था। मदर को भी थोड़ा विजिलेंट होना चाहिए था ना कि अगर एक बेटा, अगर जायदाद तो बहन भाइयों में बराबर है, किसना बढ़ती है, बहुत तो क्यों फेवरिज्म है कि एक ही बेटे के नाम पे नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि एक माँ एक बच्चे को इतना फेवर कैसे कर सकती है और दूसरे के
मतलब माँ के लिए चाहे कोई कितना ही बदतमीज़, अच्छा बुरा जैसा भी बच्चा हो, औलाद है। औलाद के साथ माँ इनजस्टिस नहीं कर सकती। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई ऐसी बट माँ ऐसे है। केसेस हैं अनफॉर्चुनेटली। एक आपने जो भी बात एटीट्यूड्स की है, देखिए दो भाई हैं इकट्ठे एक ही छत के तले रह रहे हैं, जैसे ही उसके घर उसके नाम हुआ ना, या उसकी बीवी के नाम हुआ, एटीट्यूड्स में चेंज नोटिस करना ज़रूरी है। आपको फील हो जाता है भाई ये वहाँ हटाओ यहाँ से चीज़ें, ये बहुत आप लोगों ने क्लटर किया है, या भाई यहाँ से या चेंजेस करा रहे हैं कि यहाँ पे दीवार बना लेती, यहाँ पे गमले रख लो, ये वो, और किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो मतलब आपको इन सारी चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। आप नोटिस करें, आप डिस्कस करें, और अगर आपको कहीं शक पड़ रहा है कि यार ये तो मुझे लिमिट कर रहे हैं कि ये यहाँ तक रहें और बच्चे यहाँ बहुत शोर करते हैं, उनको वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ों से अंदाज़ा ज़रूर होता है। और अगर आप नहीं कर रहे, उसको कम्युनिकेट करें। अगर ये चेंजेस देख रहे हैं, बात करके देखिए, वक्त पे आप उस टाइम पर स्टेप लेना शुरू करें। हम निदा कर्टसी में मारे, कहते हैं ना, मुरव्वत में मारे जाते हैं। ये कर्टियस जो हम हो जाते हैं ना, ये कर्टसी आज देखिए पहले भी था, अवेयरनेस नहीं थी पहले के दौर में भी, आज के दौर में तो और चीज़ें ज़्यादा ओपन हो रही हैं। Don't be courteous when you see a big change, when you see some changes in attitudes, रवैये and all, right? तो जिस तरह इन्होंने कहा, कुछ भाई एक ही घर के तले रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, सब में जिम्मेदारियां बटी हुई हैं, बट एक भाई है वो बार बार मेरे पास नहीं है तो इस दफ़ा बिल सिर्फ तुम ही दे दो, यू नो, अच्छा चलो दे दिया, दूसरे महीने उसने दिया, तीसरे चौथे महीने फिर उसने वही वाली बात की, उसने कहा चलो फिर दे दिया। अब क्या ये समझ में नहीं आती बात? ये समझ दिखता, यही होते रवैयों को देखना, हम क्यों आंखें बंद कर लेते हैं? ठीक है, मैं फिर कहूँगी हेल्प लेने में और हेल्प करने में। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है बेसिकली, उसमें से कभी छोटा भाई कभी बड़ा भाई जो ज़्यादा बेहतर कमाता है तो वो ज़्यादा घर में इनपुट देता है, फाइनेंशियली वो भी सेट होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ निदा, अपनी मर्जी से जो ज़्यादा कमा रहा है वो जितना भी दे रहा है कोई सवाल नहीं, लेकिन जो बाउंड्री सेट है ना, अगर वो कम कमाता है, फॉर एग्जाम्पल वो 10 देगा, जो ज़्यादा कमाता है सेट है, सब बैठे कि वो 20 देगा, ये तो सेट है ना। उसके बाद जिसने 20 से 30, 40, 50 करना है वो उसकी जिम्मेदारी और उसका बड़ापन है, ठीक है, उस पर सवाल नहीं और उसका कंपैरिजन भी नहीं, ठीक है, लेकिन जो सेट बाउंड्रीज हैं देखें ज़रूरी है। और अगर वो 10 भी नहीं दे सकता, वाकई हमें लग रहा है तो उससे 5 करें, ये भी जस्टिस है, ये भी इंसाफ है कि उस भाई से इतना नहीं ले। लेकिन जिनका सेट है लिमिट और देखते हुए कि क्या है क्या नहीं है, देखिए बराबरी, जॉइंट फैमिली सिस्टम से ये चीज़ें उठती हैं। भाइयों के, बहन भाइयों के दिल भी ख़राब केसेस देखे हैं तभी होते हैं जब कंपैरिजन्स नहीं होते, फेवरिज्म ज़्यादा होता है, किसी को लो किसी को, फिर उनकी बीवी उनके बच्चों से भी ज़्यादा किया जाता है और उनके साथ नहीं किया जाता। फिर यही चीज़ कोई ना कोई कहते हैं कि जैसे हम ही इस घर के मालिक हैं और एक दिन पेपर पे नाम भी हम ही लिखवा लेंगे। तो बस ये कुछ रीज़न्स है, रवैये हम आपको देखने पड़ेंगे, आपको एटीट्यूड्स देखने पड़ेंगे, आपको बातचीत का तरीक़ेकार देखना पड़ेगा, आपको ओवरऑल चीज़ों में आंखें खुली रखनी पड़ेंगी और फिर बात करें। ऐसे नहीं एकदम से लड़ाई झगड़ा रिश्ते ख़त्म पर आ जाए, ये बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं, माँ बाप बहन भाई, इनको डील करना पड़ता है। बिल्डिंग ऑन टू व्हाट यू जस्ट सेड, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इसमें बड़ों का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है, बैलेंस आउट बड़ों को करना पड़ता है और करना ही चाहिए। वही कहते हैं ना कि माँ बाप समझते हैं कि अच्छा जी बच्चे को जवान कर दिया, बस हमारी ड्यूटी ख़त्म, इसके बाद तो ड्यूटी शुरू हुई है बेसिकली। जब तक हम कब्र में नहीं जाएंगे हमारी ड्यूटीज ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये वाली चीज़ कि कितना बराबरी रखनी है, किस तरह किसको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अपनी ज़िंदगी में कि कोई लड़ाई झगड़े ना, तो ये माँ बाप को बड़ा कैलकुलेटेड होके चलना पड़ता है। उनकी तबीयतें अलग ख़राब हो रही होती हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे माँ बाप की तो तबीयतें ख़राब ही इसीलिए हो जाती हैं, ये सब बच्चों की हालात देख स्ट्रेस ले लेके। ऐसा ही है। और वो कहते हैं कि मेरे इस बेटे में इतना एतबार है कि मैं अपनी विल पे लिखवा के जाऊँगा कि यही मेरे बाकी बच्चों को भी ठीक से बांट देगा चीज़ें। और उनके जाने के बाद ट्रस्ट में काया पलट जाती है। और कुछ और होता है जो सोचा था वैसा नहीं होता है। और वालिदैन मेरा ख्याल है बेहतर है कि वो जो शरई हक है सबका, उस हिसाब से सबको या तो देख के चले जाएं अपनी ज़िंदगी में, नहीं तो फिर जैसे हमारा जो इस्लामी तरीक़ा है उस हिसाब से जायदाद सबका हिस्सा होना चाहिए। ये बहुत अनफेयर बात है कि आप एक बच्चे को बिल्कुल बेदखल कर दें। अब लॉ भी ना काफ़ी सख्त हो गए हैं,
और एक दूसरे का हक मारना भी इतना आसान नहीं रहा है हाँ। पहले के मुकाबले में। लॉ भी काफ़ी सख्त हो गए। पहले होता ना मैं अपने बच्चे को आँख कर रहा हूँ, वो वाली चीज़ लॉ में थोड़ा सा कंट्रोल्ड है कि अब आप शायद आँख नहीं कर सकते। जो मैंने सुना है, जो चीज़ें हैं इस तरह की सुनने में आई, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लॉ ने बड़ी स्ट्रॉन्ग कर दी हैं कि आप किसी का पैसा खाना या किसी का हक खाना इतना आसान रहा नहीं है, स्पेशली घर वाले सिबलिंग्स, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए आपको जज के आगे खड़े होना पड़ता है, हर फैमिली मेम्बर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप एक मिसाल दी थी, मैंने अपनी अम्मी से गाड़ी ख़रीदी थी, मेरा भाई बाहर पढ़ने जा रहा था, तो मेरी अम्मी ने मुझे मतलब लाइक मुझसे कुछ कर्जा लिया उसको बाहर भेजने के लिए। उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने कर्जा अदा करना था, उन्होंने कहा तुम मुझसे गाड़ी ख़रीद लो, तो मैंने उनसे गाड़ी ख़रीदी जो कि अम्मी के नाम पे ही थी। तो मेरी अम्मी के नाम पर ही मैंने गाड़ी रहने दी क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह उनके नाम पे थी। फिर उनका इंतकाल हो गया और वो गाड़ी उन्हीं के नाम पे रही। अब वो अगर मुझे गाड़ी बेचनी है तो मुझे अपने नाम पे करा के बेचनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र करानी पड़ेगी। अब क्या करें? अब जब भी वो गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हुई, मेरे अब्बू, मेरे सारे बहन भाई सब जज के आगे इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि क्या आप इस बहन के नाम ये गाड़ी करना चाहते हैं? सो वो लाइक आप वो देखिए कि सिस्टम थोड़ा सख्त हो गया है। ऐसा नहीं है कि अब आप कोई भी हड़प ले किसी की भी चीज़। तो फिर मेरे बहन भाइयों ने सबने लिख के दिया, अब्बू ने, तब जाके गाड़ी मेरे नाम हुई इन दी एंड। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब लॉ थोड़ा सा सख्त हो गया, इतना आसान नहीं अपने बहन भाइयों का हक मारना है ऐसे। और एक और बात, मतलब लिसनिंग टू दिस स्टोरी आई वुड से कि बच्चों को भी ना इतनी कंपार्टमेंटलाइज लाइफ नहीं गुजारनी चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ कनेक्शन ज़रूर रखें। बिल्कुल। इतने डिस्कनेक्टेड होंगे तो फिर आप ऑफ कोर्स आप घर में ही कंपार्टमेंट्स बना रहे हैं। हाँ। तो माँ बाप बेचारे तो, और देखिए बीवियाँ जो होंगी ना वो तो आपस में लड़ेंगी, भाइयों का ख़त्म नहीं होना चाहिए। हाँ। वो मैं कहती हूँ कि औरतों के मामलात में ना पड़े, वो लड़ेंगी मड़ेंगी कुछ भी होगा, लेकिन आपने अपने कान उस वक्त बंद रखने, भाइयों को नहीं अलग होना चाहिए। मियाँ बीवी में से दोनों में से एक बंदा ज़रूर सेंसिबल होना चाहिए जो चीज़ों को मिटिगेट कर सके। कभी कभार भाई लड़ जाते हैं, बेगमात जुड़ी रहती है। Exactly. बेगमात जो है ना वो घर को रखती हैं बना के। वो समझाती हैं कि देखो यहाँ पे तुम गलत थे। Yes. तो आई थिंक जब जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अब कहीं अमेरिका, कनाडा, दुनिया के किसी कोने में रहते हो, माँ बाप के साथ अपने बहन भाइयों के साथ जुड़ के ज़रूर रहें, कनेक्शन ज़रूर रखें। वो हमने बचपन में कहानी नहीं सुनी थी कि एक जो डंडी है उसको तोड़ना तो ये आसान है, लेकिन एक साथ गुच्छा आ जाए तो उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। सो ये वाली स्ट्रैटेजी है, बड़ा प्लान करके आसान नहीं है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना, मुश्किल है। बड़ा समझदारी से लेके चलना पड़ता है। कोई एक समझदार बड़ा बहन भाई होगा, भाभी होगी, माँ होगी, बाप होगा, जो वो ऐसे सबको साथ इकट्ठा रखते हैं। ट्रू। फिर माँ के बाद कभी कोई बड़ी भाभी उसको ले लेगी या छोटी भाभी उसको समेट लेगी, टेक ओवर कर लेगी। तो फैमिली को जोड़ के रखना इट्स एन आर्ट। इट्स एन आर्ट, इट्स वेरी डेलिकेट, आसान नहीं है, बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट आर्ट है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात, अभी जो आपने भी वर्ड यूज़ किया कंपैरिजन, किसी भी घर में बहुत बड़ी डिवाइड जो बनती है ना वो कंपैरिजन से बनती है। हम सब डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। हर एक फैमिली के प्रोटोकॉल के अंडर हम इकट्ठे रह रहे होते हैं। मैं हमेशा अपने घर में भी कहती हूँ कि हम अगर 7 मेंबर्स हैं माशाल्लाह से, तो हम 7 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। एक ही माँ बाप के 2, 3, 4, 6 बच्चे जो हैं वो सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। बिल्कुल। वो कोई फैक्ट्री से बने हुए को मॉडल्स थोड़ी हैं कि एक जैसे होंगे। हाँ। तो एक दूसरे की कोई किसी की स्ट्रेंथ है तो कोई किसी की वीकनेस है, और कोई बंदा नहीं क्लेम कर सकता मेरे में सिर्फ स्ट्रेंथ्स है, मेरे में कोई वीकनेस नहीं है, सबकी है। तो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए स्ट्रेंथ्स, और वीकनेस कोशिश करेंगे अगर बहुत ड्रास्टिकली डैमेजिंग नहीं है तो इग्नोर करें या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। बिल्कुल। सो मैं नेक्स्ट, मेरे पास टाइम है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट हल्ला कितना अजीब लग रहा है ना कि मैं नेक्स्ट फ्रॉड पे चलती हूँ या मैं नेक्स्ट जो भी सानेहा हुआ, किसी अपने ने आपके साथ किया, कितना अजीब लग रहा है मुझे आज का शो करना सीरियसली। लेकिन अजीब लगे या कुछ, ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय हाय हाय, अब क्या किस्सा सुनने वाले हैं आप। चले शुरू करते हैं एक नेक्स्ट डिज़ास्टर ज़िंदगी में जो आपको अपनों से मिला हो। जी मेरे साथ इस वक्त सहरिश है और सहरिश ने जो बेयर किया है, आइए इनसे पूछते हैं। जी सहरिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या बताएंगी आप सहरिश? मैं आपको एक अपनी दोस्त का किस्सा बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ। आवाज़ नहीं आ रही सहरिश की हमें। हेलो जी सहरिश की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाएं, हमें बिल्कुल सहरिश की आवाज़ नहीं आ रही। सहरिश आपको भी प्लीज़ थोड़ा सा ज़ोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर है चेहरा भी नहीं नज़र आ रहा, तो वो हमें समझ भी नहीं आ रही ऑडियो। जी, मैं आपको अपनी दोस्त का किस्सा सुनाना चाहती हूँ जो मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ। हम लोग कुछ टाइम पहले ही एक मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे। वहाँ पे बहुत मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, एक दोस्त बन गई। उसका बहुत आना जाना हो गया मेरे घर में और मेरा भी आना जाना था, लेकिन इतना आना जाना नहीं था, उसका बहुत ज़्यादा आना जाना था मेरे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आना जाना बढ़ता चला गया, इतना कि हमारी दोस्ती भी गहरी हो गई, इतनी कि मेरा दिल नहीं लगता था उसके बगैर। फिर वक्त बे वक्त भी वो आ जाती थी, लेकिन 10-15 मिनट बैठती थी और चली जाती थी। इसी तरह हम लोगों की दोस्ती जब आपस में बहुत ज़्यादा गहरी हो गई, अचानक एक दफ़ा क्या हुआ, उनकी वालदा ना रात के 11 बजे हमारे घर में आई। जब उनकी वालदा रात के 11 बजे हमारे घर में आई, उन्होंने हमारा दरवाज़ा नॉक किया तो मेरी अम्मी बाहर निकली। उन्होंने बोला जी बोलिए। तो उन्होंने बोला समिया कहाँ है, उसे घर भेज देना। तो मेरी वालदा बड़ी परेशान हो गई। उन्होंने बोला कि आपकी बेटी तो हमारे घर नहीं है, आई थी लेकिन 10-15 मिनट बैठी और चली गई। उन्होंने बोला कि बुलाएं अपनी बेटी को बाहर, उससे पूछें। मेरी मम्मा ने मुझे आवाज़ दी और मैं आई डरते घबराते हुए। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है समिया। तो मैं परेशान हो गई, मैंने बोला, मैं डर भी गई बहुत ज़्यादा। डर के मारे मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, वो आई थी और वो चली गई। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई, किसके पास गई, क्या हुआ, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। बस ये मेरा कहना था। उनकी वालदा ने तो पूरा हंगामा खड़ा कर दिया और बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब शोर शराबा कर दिया, यहाँ तक कि उनकी वजह करके बेटी उनकी किसी में इन्वॉल्व थी। इस बारे में मैं जानती थी, लेकिन इतना गहराई में नहीं जानती थी। मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि मामलात इस हद तक बढ़ जाएंगे कि वो मेरे घर का नाम लेके घंटों घंटों वो गायब हो जाएगी और उसके वालिदैन ये भरोसा करेंगे कि भाई ये तो नेबर में ही गई हुई है और अभी आ जाएगी। और मेरी इतनी मोहब्बत थी, इतनी, बस मैं उसके बगैर रह नहीं सकती थी। मुझे ख़ुद उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी और दोस्ती पे भरोसा भी बहुत था, लेकिन बस उसने इस तरह किया। फिर उसके बाद उनके वालिदैन ने हमारे घर वालों को पुलिस के पास भी लेके गए, वहाँ पे कंप्लेन लिखवाई, क्योंकि बाद में पता चला कि वो कहीं किसी के साथ इन्वॉल्व थी, जिसके साथ इन्वॉल्व थी उसके साथ भाग गई। लेकिन उसकी वजह करके मुझे अपनी लाइफ में इतनी मुश्किल पेश आई। मेरे वालिदैन, मेरे भाई वगैरह जितने भी थे, सब मुझ पे शक की निगाह पे मुझे देखने लग गए और इतनी मैंने तकलीफ़ उठाई कि मैं ज़हनी अजियत का शिकार हो गई। इतना कि अब तक मैं किसी दोस्त पे भरोसा ही नहीं कर पाती। हालांकि मैं इन्वॉल्व थी, हमारे घर के कोई भी खातून आज तक कभी पुलिस में नहीं गई थी। हमारे वालिद साहब बहुत शरीफ, हमारे घर पूरा ख़ानदान, पूरे मोहल्ले में हम लोगों की बहुत इज़्ज़त थी, ख़ानदान हमारा बहुत इज़्ज़तदार था। लेकिन उस एक लड़की की वजह करके मेरी पूरी इज़्ज़त मिट्टी में मिल गई और काफ़ी टाइम मैं फ़ेस करती रही और इतना डीप डिप्रेशन मैंने उठाया उसकी दोस्ती का कि अब तक इतने सालों बाद भी वो किस्सा जब भी याद आता है तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने भी लग जाता है और बिल्कुल मैं रोना शुरू कर देती हूँ। और यहाँ तक कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छा देखिए, एक बात सुने, मतलब इसमें आपका कसूर तो कोई नहीं है और इस तरह की दोस्तियाँ तो लड़कियों की स्पेशली बहुत होती है मोहल्ले में, आस पास। क्वेश्चन, हाँ, अगर वो दोस्त थी इनकी तो दोस्तें उम्मूमन, और उसका अगर किसी से प्यार था, ये मेरी दोस्त है, हो ही नहीं सकता कि मैं इसके साथ शेयर ना करूं। हाँ। यार वो मुझे बहुत अच्छा लगता ये है। कह रही है मुझे पता था। माइक में बोले, माइक के जी बगैर। मुझे मालूम था, मुझे सब लेकिन इतना नहीं मालूम था कि वो मेरे घर पे आती है और जाती वहाँ है, ये मुझे मालूम नहीं था। बाकी डिस्कस करती थी, लेकिन उनकी वालदा के शोर करने की वजह करके मैं डर गई थी,
बहुत डर गई थी, जिसकी वजह करके मैंने झूठ बोला उनसे कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी भी एक पूरी फैमिली थी और उसको मुझे फेस करना था, तो उसकी वजह करके काफ़ी कुछ फेस किया। अच्छा, और दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊं, जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो अपने दोस्तों को समझाते हैं, बल्कि कभी कभार मतलब मैंने तो ये भी देखा है कि वो वालिदा को कॉन्फिडेंस में रह लेते हैं कि देखें आपकी बेटी जो है ना, ये अगर आप उससे वाकई दिल से सच्ची हैं तो वो थोड़ा सा अवेयर कर देते हैं माओं को, स्पेशली दोस्तों की माओं को, कि थोड़ा सा आप खबरदार रहें। ऐसा होता है नहीं वैसे, निदा सही जो बात है, ये मैंने देखा है कि अच्छा, पेरेंट्स, पता है क्या होता है, मैंने नोट ये किया है हाँ। कि वो अपनी वालदाओं को तो बता देती हैं, हाँ, लेकिन उस बच्ची की वालदा को कभी भी अपनी नहीं वालदाओं को तो inform थोड़ा सा बता देती हैं, और फिर उनकी वालदाएं उनको मशवरा देती हैं, बेटा थोड़ा सा अवेयर रहना। कभी कभार अपनी अम्मी से भी ना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। हाँ, जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल अपने दोस्तों की तरह से उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ताकि वो आपके साथ डिस्कस कर सकें। हाँ, कि आपकी दोस्तों की ज़िंदगी में भी क्या चल चल क्या रहा रहा है, है। क्योंकि कभी कभार आपकी बेटी की या बेटे की दोस्त की वजह से आप भी फंस सकते हैं। कितने लड़के मैंने ये देखा है कि कत्ल हुआ, दोस्त ने किया, बाइक पे सिर्फ उसको साथ बिठा के ले गया, डकैती की या कुछ साथ बिठा के ले गया, और वो बेचारा मासूम लड़का भी फंस गया क्योंकि वह दोस्तों के साथ बाइक पे बैठा हुआ था। कितने सारे ऐसे केसेस हुए जो पुलिस वाले आए हैं और उन्होंने हमें बताया है। लोग बहुत चालाक होते हैं। मुझे याद है कॉलेज में हम लोग जा रहे थे, तो हम चूँकि वैन से आते थे तो काफ़ी रास्ता पैदल चल के, तो मैं और मेरी दोस्त आ रहे थे टुवर्ड्स कॉलेज। हम देखा कि गाड़ी से एक लड़की उतरी है, उसने मेरी गोद में बुक्स रखी होंगी प्रॉब्ली, क्योंकि जैसे ही वो उतरी है ना तो धड़ करके सारी बुक्स ना गिर गई सड़क पे। भाई होगा या अब्बा जिस किसी ने ड्रॉप करा तो जल्दी होगी, वो 1-2 मिनट तो गाड़ी रुकी, फिर वो चली गई। वो किताबें अपनी उठा रही थी, समेट रही थी। जैसे ही गाड़ी गई कॉलेज के गेट के बजाय वो साइडवेज सर्विस रोड पे निकल के आगे किसी के साथ बैठ के निकल ली वो। एंड वी वर सो शॉक्ड, वी वर सो सरप्राइज कि यार देखो, अब्बा या भाई के साथ आके धूल झोंक के तो वो निकल गई है। एग्जैक्टली गेट, और वो हमारी यूनिवर्सिटी का गेट इतना आगे था कि गार्ड को भी नहीं पता चलेगा, और इतनी लड़कियां धड़ाधड़ आ रही होती हैं। मैंने 2 साल होटल मैनेजमेंट की है, तो मैं ज़ाहिर है हर डिपार्टमेंट पे मेरी ड्यूटी होती थी। तो ज़माने में जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रही थी, एक पाकिस्तान का बहुत मशहूर 5 स्टार होटल था जहाँ मैं कोर्स कर भी रही थी और ड्यूटी भी दे रही थी। ज़ाहिर है आप जब कोर्स करते हैं तो आपको हर डिपार्टमेंट में, तो उस वक्त मेरी ड्यूटी रिसेप्शन पर लगी हुई थी। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कॉलेज यूनिफॉर्म में लड़कियाँ आती थी लड़कों के साथ, लाइक होटल्स में, और मैं देखकर उनको हैरान हो रही थी कि तो ये कॉलेज की लड़कियाँ हैं एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स द होटल। मतलब आप सोच सकते हैं, This is scary. सो इट्स और वो भी जिन लड़कों के साथ वो आती थी वो कोई उनके एज ग्रुप के लड़के नहीं होते थे, दे वर लाइक ओल्डर मैन जो कि होटल का कमरा अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, हम जो बात कर रहे हैं ये वो हैं जो हम सिर्फ देख रहे हैं, उनसे हमारा वास्ता नहीं है, बट हम सिर्फ ऑब्जर्व करें, उन पे हम कुछ लागू नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन एटलीस्ट जैसे कि इस केस की भी मैं अगर रेफरेंस लूँ तो ये इनके पास आती थी, इनसे शेयर भी किया था। कुछ चीज़ों में देखिए मैं समझती हूँ यहाँ पे ये भी कर्टियस हो गई दोबारा। अच्छा, क्या करना चाहिए लड़कियों को प्लीज़, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों के साथ ये होता है कि उनकी दोस्त जो है वो उनसे सारे राज और न्याज भी करती है और ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस वक्त उस बच्ची को जो सुन रही है और उसको लग भी रहा है कि उसकी चाहे कितनी प्यारी दोस्त हो वो कुछ गलत कर रही है, क्या करना चाहिए बच्चियों को? देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर वो आपके पास सब शेयर कर रही है ना, तो आप उसको, और आप समझते हैं आपकी वैल्यूज़ ये हैं कि वो उसके अगेंस्ट है, तो आप उनको समझाएं। सबसे पहला टूल तो कम्युनिकेशन है ना, आप एकदम से अलार्म नहीं बजा देंगे सबके सामने। सही है। आप समझाएं। जब आपको लगता है कि वो समझने से भी बालातर है, वो नहीं समझ रही बात को, फिर आपको ज़रूरी है कि आप खुद किनारा कशी करें। आप पीछे हट जाएं। आप पीछे हट जाएं। आप उससे दोस्ती थोड़ी सी कम कर लें, क्योंकि एक और लें। ऑप्शन भी है कि उसके घर वालों को बता दे। फिर वही बात है कि आप भी पढ़ रहे हैं दोबारा उस चीज़ में। Exactly. यू हैव टू बी सेफ इन एनी वे। आपको खुद ही बाउंड्री, आपको अपने आप को सेफ करना है। आप बताएं कि अब मैं अवेलेबल नहीं। शुरू में अगर आपसे डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा, तो जब वो आपके घर आना चाह रही है तो आप कह दें मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या मेहमान है, या मुझे कहीं जाना है।
आपको लगता है ये भी काम नहीं करेगा तो आप क्लियर कट बात करें कि आई थिंक अब मैं ये चीज़ें नहीं टेक कर सकती। आई थिंक हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, दोस्ती है, वो दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन अभी घर आने जाने वाला सिलसिला शायद मेरे लिए भी बेहतर नहीं है, मेरे घर वालों के लिए भी बेहतर नहीं हो रहा। तो आपको क्लियर कट निदा बात करनी चाहिए। हम सबसे ज़्यादा देखिए समाज में लोग ही हैं, हमें लोगों से कनेक्ट होना है। हम लोगों से जितना क्लियर रिश्ते रिलेशनशिप रखेंगे ना उतना दोनों के लिए अच्छा है। क्लैरिटी लाएं, वरना कभी कभार आप लोगों में Confusion इतना नहीं लाएं। घुस जाते हैं कि फिर Boundary नहीं एक है ना। दूसरे की शक्लें भी नहीं देख रहे होते। आप जा मतलब वो हो रहा है दोस्ती दोस्ती दोस्ती, इतनी पक्की दोस्ती, इतनी घुस गए हैं। मेरी अम्मी इतनी एक अच्छी बात समझाती थी, हमेशा कह लेंगे इतना ओवर घुसना नहीं चाहिए हर किसी में, कि आप रोज़ मिल रहे हैं, उसके बाद आपका रिलेशनशिप ऐसा हो जाता है कि आप दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं होते। हाँ, तो हर चीज़ में एक मयाना रवि बैलेंस होना चाहिए, और गैप और स्पेस तो बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। तभी एक दूसरे की आप रिस्पेक्ट भी रख सकते हो। टू मच आप खुद देखें, आपके 3-4 दोस्त हैं, अगर 1-2 आप में हर वक्त रहेंगे तो और जो कभी कभार आएंगे आप ज़्यादा, फिर भी थोड़ा ज़्यादा उनके साथ रिस्पेक्टेबल भी होगे, थोड़ा अच्छा, और उनको दूसरों को आप फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं क्योंकि हर वक्त तो साथ हैं वो। तो बेहतर है रिश्तों में एक अच्छी रिस्पेक्ट भी रहे, एक प्यार भी रहे, एक अपनाइयत भी रहे, कुछ गैप्स और स्पेसेस भी ज़रूरी हैं। तो बेहतर यही है जो मैं बता रही थी कि देखिए अपने आप को बचाना सीखें। जहाँ पर आपको अलार्मिंग साइन नज़र आ गया है आप प्लीज़ अपने आप को पीछे करना शुरू कर दें, अगर आपको लगता है वो नहीं मान रही। बिल्कुल। नहीं तो आपने नताइज देख लिए क्या हुए, आपको क्या आपके घर वालों को भी ट्रायल से गुजरना पड़ा। हाँ, वो पुलिस वही आना, जिस घर में कभी आई नहीं पुलिस, खवातीन गई नहीं थाने, वो भी एक ट्रॉमा होता है ना एक घर आने के लिए। एंड आई हैव बीन थ्रू दैट ट्रॉमा। सीरियसली व्हाट हैपेंड? मेरे पास हमारे घर में एक मेड थी, अगैन मेरे पास तो मेड वाली कहानी है अगैन। फिर भी शुक्र है भाई कि हमारे खूनी रिश्तों की कोई कहानी है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शुक्र अल्लाह का। वो ये हुआ कि कोविड से पहले उसने हमारे घर एन रमज़ान में हमें ज्वाइन किया, और वो मेरे मामू की बेटी के रेफरेंस से आई थी। अच्छा। तो वो कहने लगी कि मेरे पास उसकी बहन, छोटी बहन काम करती है, तो उसकी बड़ी बहन है, तो उसको सारा खाना वाना भी कुछ छोटा मोटा बनाना आता है, तो कभी कुक छुट्टी कर जाए तो ये खैर बात हुई, वो हायर हो गई, उसने काम शुरू किया। फिर ये हुआ कि वो कोविड वाले टाइम्स आ गए, सिचुएशन वर्स हो गई। फिर हमने उसको ईद सर पे आई तो चांद रात पे उसकी छोटी बहन भी उसके पास आ गई। हमने दोनों बहनों को ईदी कपड़े ये वो दे के, तो हम घर के पास करीब ही, उन्होंने कहा जी मैं यहाँ उतार दें, इस गली में घर है, हम छोड़ के आ गए। अच्छा, फिर ये हुआ कि कोविड के बाद काफ़ी अरसे बाद 2-1 साल हम इधर उधर हिट एंड ट्रायल मेथड पे लोग रखते रहे, करते रहे। बच्चों ने कहा कि मामा इस तरह एक्सपेरिमेंट करने से बेहतर नहीं है हम जाहिदा को वापस बुला लें। सॉरी आई डोंट माइंड अगर उसका नाम भी आता है तो उसको वापस बुला लें। मैंने कहा हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। मैं उससे पूछती हूँ, अच्छा जी मैंने फ़ोन किया तो उसकी माँ के तो नखरे, वो तो बाजी अब पार्लर में काम करती है, अब तो वो तो फला, वो अब घरों में काम नहीं। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है ना। से कोई हफ्ता 10 दिन जब मैंने नई लिफ्ट कराई तो 2-3 बार इसकी मरियल सी आवाज़ में मुझे फ़ोन आया। मैं सेट पे थी, काम में थी, तो बाजी जब फ्री हो मुझे कॉल कर लें। तो मैंने कहा कौन? तो उसने मैं ज़ाहिदा बात करी। खैर नहीं हुए, मैंने उसको कॉल बैक किया, बात हो गई। उसने कहा चलें मैं आ जाती हूँ, आ गई, ज्वाइन कर लिया। अगेन रमज़ान ही था, तो मेरा रमज़ान प्ले चल रहा था कराची में, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज हेयर। और वही ज़माने थे जब शायगी की बात तय हुई, मई जून की बात है, और जून की 1-2 टाइप की सी डेट पे ईद आनी थी। 26वां रोज़ा हो गया, बच्चे खुद ही तैयारियां कर रहे हैं। उसने रिंग ख़रीदी उसके लिए सालेटेयर की, और उसकी इतनी छोटी उंगली थी कि बड़ी मुश्किल से मिली, उसने ख़रीदी। 25 रोज़े की शाम में मैं घर पहुंची हूँ, और 26वां रोज़ा था जब नेक्स्ट डे। अच्छा, जब मैं पहुंची हूँ अगली सुबह उसने कहा बाजी ईद सर पे आ गई है तो मुझे सैलरी चाहिए। मैंने सैलरी दे दी। फिर उसने ईद वीद जो मैं जोड़ा उसके लिए ईद का लाई थी वो भी दे दिया। मैंने कहा हाँ भाई मैं ही लेट आ रही हूँ, थिंकिंग कि ईद बहुत करीब आ गई है, तो मैंने कहा जल्दी से दे दूँ, सला ले। सब कुछ दे दिला के मैं फ़ारिग 26वें रोज़े की मॉर्निंग तक। अच्छा, शाम हुई तो मुझे आरिफ ने कहा कि भाई शागी रिंग तो दिखाओ मामा का, तुम इतने शौक़ से लेकर आए हो।
वो बड़े गुड मूड में लाके उसने जो बॉक्स दिया, मैंने खोला, उसमें रिंग थी ही नहीं। मैंने कहा बेटा इसमें तो रिंग नहीं है। अच्छा, लाइक पूरा डब्बा, मतलब इतना तो कुछ था नहीं। हमने लाइक देयर वाज अ साइलेंस इन द हाउस। उन्होंने कहा लास्ट कब देखा था हमने? फिर उन्होंने कहा भी 2 या 3 दिन हुए। ऑफ कोर्स हमारे घर में कोई और आया गया नहीं था। एक सफाई वाली होती है जो उसका तो वैसे ही दिल नहीं किसी काम में होता, बस जल्दी जल्दी से सफाई की और निकल गई, और पिछले काफ़ी सालों से कर रही है। खैर, उसको तो फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ पे मौजूद था वो डब्बा। इसको मालूम था। और हुआ ये था कि ठीक 1-2 रोज़ पहले शैगी की बहुत तबीयत खराब, उसको डेंगू हो गया था एंड ही हैड टू बी रश टू द हॉस्पिटल। तो ये सब लोग ही माशाल्लाह हॉस्पिटल चले गए और वो मोहतरमा लाउंज में बैठी थी, टीवी देख रही थी, और रूम भी इन्होंने लॉक नहीं किया था। एक my उस पे टॉप पे एक और और लड़के वैसे भी केयरलेस होते हैं भाई, उनको नहीं हाँ, लॉक लेकिन में रखते। उस वक्त हम इतने अलर्ट नहीं हुए थे, वही ट्रस्ट वाली बात है। ये लोग ऐसे चले गए, कमरा खुला था, थिंकिंग कि उन्होंने किसी ऐसी ऑकवर्ड जगह पे रखा है कि कोई सोच नहीं सकता। चले गए ये लोग और हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल में आपको 1-2 घंटे के लिए आप जाते नहीं, वो एडमिट हुआ है, ड्रिप्स चल रही हैं, क्रिटिकल सिचुएशन थी, सब परेशान होते हैं। बहुत लेट नाइट ये लोग वापस आए। तो ये बीच में ये एपिसोड चला था। वहाँ पे सबको आइडिया आया कि दैट वाज द टाइम व्हेन शी वाज होम, कमरा खुला था, इसने तलाशी लिए। और चूँकि वो हमारे साथ पहले रह चुकी थी, शी न्यू के ये इवेंट कोई आ रहा है, और इन्होंने आपस में बात भी की होगी कौन जा रहा है, कौन कैसे, ये वो। तो ये ईव्स ड्रॉपिंग कर अभी लेती वो है। आपके घर पे ही है? नहीं, ये तब की मैं बात कर रही हूँ, इस बात को अब नहीं, उस जब आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं तब वो अभी गई नहीं अपने घर वापस। मैं नहीं थी, आई वाज आउट ऑफ टाउन, मैं कराची में I थी। understood that. घर में ये सब हो रहा है। Afterwards, जब रिंग नहीं है, हाँ, then what happened? वो थी, वो लिव इन मेड थी। ओके 24 घंटे ऊपर कमरा था उसका। हाँ। खैर, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, वो रिंग में सिंधियों से बुलाया और वो बड़े नींद में एक्टिंग, क्या हुआ है बाजी? मैंने कहा बेटा अंदर आओ, तशरीफ़ लाओ, तुम्हें बताते हैं क्या हुआ है। आके बैठी है, बड़े धड़ल्ले से उसने लाउंज में आके ना ज़मीन पे ऐसे कारपेट पे चौड़ी होके बैठ गई। मैंने कहा इस तरह रिंग, मैंने क्या करनी थी बाजी, मैंने क्या करनी थी? उसका एक ही स्टेटमेंट था, मैंने क्या करनी थी। हमने कहा हमें नहीं पता तुमने क्या करनी थी। बीच में शॉपिंग के लिए अम्मा के साथ जिस दिन मैं आई हूँ उस दिन गई भी है। रंगजा की शर्ट, वो बड़े ब्रांडेड, उसने थैले उठाए हुए थे कि बाजी कुछ कपड़ों की फिटिंग ठीक नहीं, मैंने चेंज कर, टू टेल मी कि मैं तो ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, मैं ऐसे अननोन कपड़े नहीं पहनती। अच्छा, उसने कहा कि, मैंने कहा देखो सीधी तरह नहीं बताओगे, मैं पुलिस बुलानी पड़ेगी। उसने बड़ा कंफर्टेबली मुझे कहा आप बुला लें पुलिस, मैं इधर ही हूँ। अब उसका कॉन्फिडेंस देखे हम लोग खिसक गए, यार हद होती है, यानी हमारी जान पे बनी हुई है और वो कंफर्टेबली कह रही बुला लें, कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं इधर ही बैठी, कह के वो चली गई। अब हम क्या करते, हमें भी कोई ख़ास टेक्निक्स तो आती नहीं थी। मेरी बहुत सी दोस्तें कहती हैं, बल्कि सेट पे बात हुई थी, एक लड़की कहने लगी मेरी अम्मी होती ना उसको बॉलों से पकड़ जी इतना मारती कि उसका फरिश्ता भी वो रिंग वापस देता। मैंने कहा भाई हमें तो आता नहीं था ऐसा। तो चली गई ऊपर। अब अगला था 27वां रोज़ा, जुम्मे का दिन, और एक इतना इम्पॉर्टेंट रोज़ा। आप सोचें कि हमारा किसी ने सैरी नहीं की, डिप्रेशन था सवेयर, मंगनी सर पे थी। शैगी वो सेइंग के कैंसिल कर दें अभी मंगनी, मैं नहीं कर रहा, मैंने इतनी मोहब्बत से वो रिंग खरीदी। ऑफ कोर्स वो इमोशनली अपसेट था, फिज़िकली अपसेट था, अभी उसको डेंगू से रिकवरी में था, हमें उसकी सेहत की ये सारी परेशानियां चल रही। अभी हम सोच रहे थे कि अब क्या करें। अब सुबह हुई है, हमने सोचा पुलिस को बुलाएं, फिर हमने कहा नहीं अभी जुम्मे की नमाज है, इसके बाद कुछ करते हैं। लें जी, वो जिसे कहते हैं मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। हमसे पहले घर की बेल बजती है और 2 पुलिसमैन बाहर खड़े हैं। हमने कहा आप कैसे आना हुआ? तो कह बोले आपने किसी एक लड़की को अगवा करके ऊपर कमरे में बंद किया, उसका फ़ोन आया कि मुझे इन्होंने मारपीट की है। यप, एंड शी सेड मेरे साथ ज़बरदस्ती की भी कोशिश की गई है। इतना बड़ा एलिगेशन, वी वर सॉर्ट ऑफ शेकन टू द कोर। अच्छा, अब ऐसे हवास बाख्ता हुए हम, अब मुझे बाद में ख्याल आता है कि ओ गॉड आई शुड हैव डन दिस।
मैं एटलीस्ट वो खाकी वर्दियों में आदमियों की आइडेंटिटी तो मांगती। कैसे आप घर में एंटर हो सकते हैं विदाउट शोइंग योर आइडेंटिटी? आप नहीं आ सकते जब तक आपके पास अपनी आइडेंटिफिकेशन ना हो। वो कहते हैं जी हमें लड़की दिखाएं, लड़की दिखाएं। वो कह रही है जी मेरी जान ख़तरे में है, मैं इज़्ज़त ख़तरे में, पता नहीं क्या बकवास। तो अच्छा, मेरे हस्बैंड भी, हम लोग, हमारे घर में अब पुलिस कभी आई नहीं, जैसे अभी ये बता रही हूँ। हम ले गए, हमने कहा जी ऊपर कमरे में ही है वो। अच्छा, ऊपर गए हैं तो जो लुकिंग ग्लास वहाँ लगा हुआ, तो शीशा टूटा हुआ ज़मीन पे गिरा हुआ ना, अजीब कमरे का माहौल किया हुआ उसने, चीज़ें उलट पुलट उधेड़ उधाड़ के, मतलब सब तहस नहस मचाई हुई कमरे में। अच्छा, अब वो पुलिस को रो रो के, एक आंसू नहीं गिर रहा, और रो रो के कह रही है मेरे साथ ये हुआ है, मेरे पे इतना जुल्म किया, फलाना किया, ये वो, मुझे यहाँ बंद किया हुआ है, मुझे खाने को नहीं दिया ये। एंड मैंने कहा झूठ बोले, झूठ। और वो बंदा लिखे जा रहा है पेपर पे, पता नहीं क्या खाकी का, वो एक प्लेन सा पेपर था, लिख रहा है। एंड यू नो देन सेट के अच्छा नहीं, इस लड़की को हम बाजियाब करेंगे, इसको तो हम नीचे लेके ड्राइंग रूम में ले गए। और मेरे हस्बैंड जी के चुप चुप चुप, कुछ ना बोलो, कुछ ना। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं सब कुछ, कहने के जाने दो। लें जी, पुलिस वाले कंफर्टेबली उसको अपने साथ लेके रवाना हो गए। ओह माय गॉड, तो पूरा गैंग था। गॉन, केस खत्म। तो पूरा ओह माय गॉड। और आपने पता कराया कि पुलिस वाले असल थे भी कि नहीं? कौन कराता? मेरा तो कोई, मतलब एक दफ़ा वॉलेट गुम गया मेरा, उसमें कार्ड्स वार्ड से। एक तो ब्रेक के बाद आ रहे हैं जरा, यहाँ माशाल्लाह पर्दे के पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे पर्दे के आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं, खुद एक्टिंग करती हैं, दूसरों की एक्टिंग नहीं पकड़ी इन्होंने। भाई वो क्या एक्टिंग उसने की थी, मैं तो कहती हूँ हम लोग कहीं भी नहीं है यार। माय गॉड, सॉरी पाकिस्तान, आई एम अमेज्ड। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, एक और डिज़ास्टर की तरफ चले। बिल्कुल। किसी की ज़िंदगी के साथ अगर कोई ऐसा धोखा है तो वो डिज़ास्टर ही होता है, ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं आप, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है। सो अल्लाह ना करे भाई, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे बड़ी आपने जो नमाज़ पढ़ के दुआ करनी है वो यही करनी है। दानिश हमारे साथ हैं, हाँ, और इनके साथ क्या हुआ है जानते हैं। जी दानिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैं पाकिस्तान से बाहर रहता था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इस्टेब्लिश था, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के अंदर अपना कोई प्लॉट या घर परचेज़ करूँ। मैंने अपने भाइयों को या अपने बहन भाइयों के अलावा कज़न्स वगैरह को कहने के बजाय मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त था, तो उसको मैंने कहना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि मेरा बहुत ही प्यारा और बहुत ही मतलब जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा था, उस शख्स से मैंने रब्ता किया और उसको मैंने कहा कि इस तरह से मैं पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा यार मसला ये है कि मुझे यहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही है और मेरा पाकिस्तान आना नहीं हो रहा है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि काम ये करो कि मेरी बीवी के नाम तुम प्लॉट ले लो, और बीवी जो है पाकिस्तान में मौजूद है, आपको किसी भी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो है साइन वगैरह की ज़रूरत हो, कुछ हो, तो वो उससे आप ले सकते हैं। अच्छा, मसला ये था कि मेरी बेगम जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इस वजह से उस शख्स ने फ़ायदा उठाया और उसको लेकर गया, और ले जाने के बाद जहाँ जहाँ उससे चाहा साइन वगैरह करवाए, और वो करती चली गई। और उसके बाद उसने अचानक मुझे बताया कॉल करके कि ऐसे से जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आ गए हैं, प्लॉट वगैरह हो गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई। जब मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ तो मैंने अपनी बेगम से कहा कि चलो चलते हैं और चल कर देखते हैं प्लॉट वगैरह कहाँ है, क्या है। बस फिर हम लोग गए और जाकर जो है हमने देखा तो प्लॉट मुझे बड़ा पसंद आया, लेकिन मैंने बेगम से कहा कि काम करते हैं कि इसको सेल करके फ्लैट ले लेते हैं। हम दोनों की रजामंदी से ये बात तय हुई। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए और इस एजेंसी वाले के पास गया और जाकर उसको दिखाए। उससे कहा कि सर जो आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं ये तो सब जाली हैं।
तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है यार। बस फिर उसके बाद मैंने दोस्त से रब्ता करने की कोशिश की तो पता चला कि उसके घर ताला लगा हुआ है। तो मैं उसके बहन भाइयों के पास गया, उनसे जाकर मैंने मालूमात की तो पता चला कि उसको 3 महीने हो गए दुबई गए हुए और वो अपना मकान वगैरह सब कुछ बेच के वो पाकिस्तान से बाहर चला गया है। उसके बाद से मेरा भरोसा दोस्तों के ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो गया है और किसी को भी मैं किसी भी मुश्किल हालात में देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि धोखा दे रहा है ये भी। कितनी रकम पता है कि मैं ब्लाइंडली आपको दे दी इन्होंने। एक बात बताओ, लोग जो है ना थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। अगर उसके बहन भाइयों का घर आपको पता था, आपको उसके किसी बहन भाई को पकड़ के जेल में डलवाना चाहिए था कि वो वापस आए। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, थोड़ा पीछे पड़ना पड़ता है, मगर आप क्योंकि बाहर रहते हैं और सब जाहिर है सबकी छुट्टी नौकरी वो एक फंसे हुए होते हैं। वरना अगर कोई पीछे पड़ने वाला हो ना तो ऐसे भी लोग होते हैं कि उसके किसी घर वाले को पकड़ के जी जेल में बंद करते हैं और उसको बोलते हैं कि वापस आओ। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आपने इतना ब्लाइंडली वाइफ पे सारा कुछ छोड़ दिया। भले आजकल कौन सी चीज़ ऑनलाइन नहीं होती, वाइफ से कहते चलो इमेजेस ही भेज देती डॉक्यूमेंट्स की, या मतलब राब्ते में रहते, और आपने बिल्कुल अंधाधुंध पैसे ट्रस्ट कर लिए, दे दिए, अपने पास कोई भी उसकी रिसीविंग नहीं रखी कि उसने कितना क्योंकि अभी पैसा लिया। जो तरीक़ाकार होता है ना प्रॉपर्टी बाय करने का, आप जब प्रॉपर्टी आप किसी से ख़रीद रहे होते हैं तो जो ख़रीदने वाला है वो ये करता है कि पेपर की तस्वीर मंगा लेता है। उसके बाद फिर अलग अलग इदारे हैं, जिस भी इदारे के अंडर वो प्रॉपर्टी आती है इलाके के, वहाँ से पहले आप चेक करवाते हैं कि ये रियल है कि फेक है। हाँ, वेरिफिकेशन के बाद आप पूरी पेमेंट करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये कुछ तरीक़ेकार हैं जो लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी धोखे होते हैं। ऐसे से घरों, ऐसे से इलाकों में घर दिलवा दिया जाता है जो लाइक कब्जा वाले होते हैं या कुछ इस तरह के सिनेरियो होते हैं। अभी मैंने पिछला प्रोग्राम किया था तो जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर बैठे थे उन्होंने हमें बताया था कि इस तरह पेपर्स पे ही बिक जाता है घर, और जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और जमा पूंजी सारी हाथ से निकल गई। जब आप पैसे दे रहे हैं, आप जब कपड़े खरीदने जाते हैं उसका कपड़ा चेक करते हैं कैसा है, ये सही है कि नहीं। जब इतने पैसे होते हैं तो हज़ारों में, मतलब लाखों में, करोड़ों में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इतना लाइट ले लिया तो आप कैसे लाइट ले सकते हैं उस चीज़ देखिए को? नहीं, ऐसा होता है कि जो बाहर के मुल्क जाते हैं काम करने, तो चाहे किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हो, उनको यही होता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, कैसे आएँ। तो उनको एक ट्रस्ट तो देना है किसी अपने मुल्क के बंदे को, ठीक है। अब वो दोस्तों में हो सकता है, रिश्तेदारों में से हो सकता है। देखिए यहाँ पे दोस्त ने किया, रिश्तेदार भी कर देते हैं, ठीक है। इसमें ज़रूरी विजिलेंसी की, अब हम विजिलेंसी की ही बात करें, क्योंकि हमने देखा अगर ट्रस्ट ब्रेक होते हैं उसके लिए आपको शुरू में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब इसमें ज़रूरी है कि जब आपने एक दोस्त से बात की तो आपको एक बंदा नहीं रखना चाहिए था। वाइफ को तो उन्होंने यूज़ किया कि अब क्योंकि मैं नहीं आ सकता साइन करने, तो मेरी वाइफ को ही ले जाओ फॉर द फैमिली डॉक्यूमेंटेशन, साइन एंड ऑल चीज़। लेकिन एक दो और बंदे ट्रस्ट के रखने चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने कि जो इनको भी वेरीफाई जैसे इनका कोई भाई या कुछ ऐसा हो, कर ले तो आपकी बीवी के नाम ही रहे हैं, लेकिन वो भाई या जो भी दूसरा शख्स होगा आपके भरोसे वाला, कम से कम 2 अलग अलग भरोसे वाले लोग हैं, तो वो कोई एक होगा जो नजर रख रहा होगा। स्टेट एजेंट कोई और अरेंज करवाएं किसी और से, बंदा कोई और भेज दें, तो 2 वेरिफिकेशन, 3 वेरिफिकेशन, थोड़ा सा विजिलेंट होकर काम करना पड़ेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की, कपड़ा जूता लेते हैं उस पर भी हम कहते हैं पैसे दुकानदार को देने से पहले उसकी क्वालिटी अच्छे से चेक कर लें। आप इतना बड़ा प्रॉपर्टी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस तरह से लाइटरली काम नहीं कर सकते, लाइटली नहीं ले सकते चीज़ों को। एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखिए, अपनी वाइफ के साथ भी आपको बाकायदा एक राबता, एक कनेक्शन ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना कि आप बहुत पढ़ी लिखी, ये भी बड़ा डिलेमा है, बहुत पढ़ी लिखी लेते हैं तो भाई वो सही नहीं रहती, तो इतनी है। आप देखें एक एवरेज या कम पढ़ी लिखी लेके फिर अगर आप उनको इतनी इज्जत और इतना वैल्यू नहीं देते हो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं लेती। अगर इनकी वाइफ कम पढ़ी लिखी है, इसमें कोई मजाक नहीं, क्योंकि कोई बड़ी बात बीवी नहीं ना है। पार्टनर्स होते हैं, दोनों एक साथ मिलकर जिंदगी की गाड़ी चलाते हैं। उनको चीज़ों में शामिल करें, वैल्यू करें। ये एक
इसमें पढ़े लिखे होने का बिल्कुल काम नहीं है, इसमें है कि आपने कॉन्फिडेंस कितना दिया हुआ है, शऊर कितना दिया हुआ भाई है। हस्बैंड्स खुद अपनी बीवियों को गाड़ियां चलाना Exactly, सिखाते हैं, yes. उनको कहते हैं तुम कोर्सेज करो, तुम ये करो, तुम वो करो, ताकि उनके अंदर एक चेंज आए। और स्पेशली जिनके हस्बैंड्स बाहर रहते हैं ना, वो बीवियां ऑटोमेटिकली उनके सर पे पड़ती है तो वो थोड़ी शार्प हो जाती हैं। एक मैं आपको बात बताऊं, गूगल ने और AI अब तो आ गया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं कि मैं कहती हूँ फ़ोन चलाना हर किसी को आता है। आप सिर्फ एक सवाल डाल दें, what to do when I want to buy any property, right? तो आपको सारी गाइडलाइन, मैंने जब एक दफ़ा रिंग्स ख़रीदनी थी तो डायमंड परचेज़ करने के लिए आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो सारी पढ़ के आपने गोल्ड ख़रीदना है, आपको पूरी गाइडलाइन देंगे, आपने ये देखना है, फलां देखना है, ढमकान देखना है, और फिर उसके बाद आप पेमेंट करें। इसी अब प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी बात है, हर चीज़ की आपको गाइडलाइन मिल जाती है। आप पढ़ के अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करें, अपनी बीवी को एजुकेट करें, फिर इतना बड़ा रिस्क लें कि आप इतनी बड़ी रकम अपनी जमा पूंजी दे रहे हैं किसी को, तो एटलीस्ट अपना होमवर्क करके फिर आप उसमें बिल्कुल। आपने देखिए वाइफ की जो मैंने बात की, उसकी वजह ये है कि देखा जाए तो वाइफ को जैसा कहा जा रहा था वो वैसा कर रही थी, उनको खुद नो हाउ नहीं थी, यहाँ साइन कर दो, कहाँ करना तो यहाँ साइन। बारे में औरतों को इतना पता नहीं होता ना, बहुत जिनको अवेयरनेस नहीं है ना हो। लेकिन मेरे एक लिटरली रिक्वेस्ट है टू एवरीबडी अराउंड, कोई भी कागज़ हो बिना पढ़े तो कम से कम साइन ना करें। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती है, उसमें शिकें पढ़ने की तकलीफ़ होती है, हम पढ़ने से कतराते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने पता नहीं कितने ही कॉन्ट्रैक्ट्स अपने हर प्ले का साइन करती हूँ, मैं हर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती हूँ, आई रीड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग। हालांकि मोर और लेस वही चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं फिर भी सारी चीज़ें पढ़ती हूँ। ज़रूरी है, एजुकेशनिस्ट है ना आप, नहीं ना हो इसलिए 2 जमातें भी पढ़े हों तो आप पढ़ के साइन ये बात तो है। अच्छा देखिए, वीडियो कॉल का भी तो है ना हमारे पास। जब मेन डॉक्यूमेंट पे वाइफ का साइन होना था, आप वीडियो कॉल पे आ सकते थे, आप डॉक्यूमेंट देख सकते थे, आपको पता चल सकता था क्या हो रहा है। आजकल होता है ना कि निकाह हो रहा है लेकिन हमारे बहुत करीबी नहीं आ सकते, तो कुछ लोगों को वीडियो कॉल पे ले लिया जाता है, वो देख रहे होते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। आपने मेन अहम वक्त पे भी उस टाइम पर अपना प्रेजेंस वीडियो कॉल के थ्रू भी शो किया जा सकता था। ये विजिलेंसी की हम बात करें ना, कैसे बचा जा सकता है कि व्हेन वी आर अब्रॉड, मतलब किसी पर अंधा एतबार नहीं करें, आप कोई ना कोई असिस्ट करें ना अपनी वाइफ को। विजिलेंस के साथ साथ आप सपोर्ट करें, हेल्प करें अपनी वाइफ को। अपने आप को यही समझा लेते हैं हमारी हक हलाल की कमाई ली है, कहीं ना कहीं निकल जाइए, और निकलती है, नो डाउट। ऐसा है, ये दुनिया है ही ऐसी, जो बोगे वो काटोगे, आज नहीं तो कल फंसोगे अगर गलत काम कर रहे हो। बिल्कुल। मगर हम अपने आप को ये कहकर ना दिलासा दे देते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर एक दफ़ा आपने धोखा खा लिया, आप लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। हर बुरे एक्सपीरियंस से आप सीखें। हमने जब ये सारा तमाशा देखा, उसके बाद से हमने घर में पूरे घर के अतराफ में कैमरास लगवाए हैं। उसके बाद हम 2 मिनट के लिए भी निकलें तो पर्टिकुलरली हम अपने कमरों को लॉक करते, भले 2 रुपए की चीज़ भी नहीं पड़ी हो, बट हम लॉक करते हैं कमरे, कोई अंदर नहीं जाएगा। सो ये हर हाल में, चाहे 5 मिनट का काम हो चाहे 6 घंटों का काम हो, कमरे लॉक होने। और एक एक्सेस है जहाँ तक मुलाजिम आ सकते हैं और एरिया है जहाँ तक वो नहीं आ सकते। तो मैं सबको और भी मशवरा देना चाहूँगी कि आप अगर दुकानों पे देखेंगे ना, अलग अलग जिस तरह होटल्स में लॉकर्स मिलते हैं, तो बजाय दराजों में और इस तरह की चीज़ों में रखने के लॉकर्स, उसके स्क्रूज़ होते हैं, वो आप कहीं अपने घर के ऐसी जगह पर फिट इन कर दें, ठीक है। अब चाहे वो मर जाएंगी, वो लॉकर का कोड जब तक उनको नहीं आता ना, वो नहीं खोल सकते। सो ये एक अच्छी चीज़ है जो आजकल अगर आप बाज़ार वगैरह जाएंगे, काफ़ी जगहों पे मिल जाते हैं, अगर आप थोड़ा रिसर्च करें ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। वो लॉकर्स जिस तरह होटल्स के अंदर होते हैं उस तरह घर में रखें, और अपनी छोटी मोटी ज़रूरत की इस तरह की चीज़ें, ये मेरी अम्मा कहती थी कि गरीब का ईमान क्यों आजमाते हो। आपको पता है मैं पूरे घर में अपना पर्स ऐसे लेके घूमती रहती हूँ, अगर उसमें पैसे होते हैं। वैसे तो मैं कैश ज़्यादा रखती ही नहीं हूँ, लेकिन तो मेरी जब कोई मेहमान आते कहते कहीं जा रही थी आप, मैंने कहा नहीं, मेरे दिमाग में ये है कि गरीब का ईमान क्यों आजमाते हो। ये बड़ी मज़े की बात है। हमारे घर जो सफाई करती है वो काफ़ी सालों से है, तो वो एक जब रिंग घूमी, हमने उससे भी पूछा, हमने कहा भाई तुम्हें, तो उसने कहा कि बाजी मैं जो तुसी पूछना है कर लो, जो तुसी करना कर लो। तो साथ में कहने लगी थे
तुसी अपनी चीज़ें संभाल के क्यों नहीं रख दे? उसने उल्टा वो सवाल किया, तो मुझे अच्छा लगा। उसने कहा अपनी चीज़ें खुद संभालो हाँ। ताकि किसी ने क्योंकि देखिए जो ईमानदार होते हैं ठीक ना है। आपके सर्वेंट्स, वो भी घबराते हैं हाँ। कि अगर वो ईमानदार है, बात बाकी उन्हीं पे बहुत आएगी ईमानदार ना। होते भी हैं, ऐसा हाँ। नहीं है, तो वो घबराते हैं कि बाजी ये देख प्लीज खुदा के वास्ते रिंग यानी अच्छा छोड़ा कर। इसमें भी एक स्टेप और है, हाँ। वो ये कि कुछ इस तरह से जब करते हैं ना, दो हैं, एक वाकई ऐसे हैं, एक हैं जो इस तरह का पोर्ट्रे करते हैं Yes. टू गेन ट्रस्ट। Yes. तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ यार ये तो बेचारी मुझे बता, उसने 3 दफ़ा मेरी गोल्ड की रिंग मुझे उठा के दिया, ये नहीं कर सकती, यहाँ नहीं झांसे में फंसिएगा। नहीं फंसाना हमें, हमें फिर भी उस बाउंड्री को मेंटेन रखना है, लिमिट में रखना है, सबको ये ज़रूरी है। हमने किसी को भी एग्जॉनरेट नहीं किया था। जब नुकसान हुआ था तो हमने हर किसी को शामिल तफ्तीश घर पे करके लेवल पे हमने हर किसी को इंक्लूड किया था। इसने तो नहीं, इसने तो मेरा तो अब ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी हम सबकी, बल्कि घर पे 5 से लेके 50% शक का मार्जिन रखें ही रखें, डिपेंड्स ऑन whom you are talking about। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हम एक और डिजास्टर सुनते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह एक और ख़तरनाक किस्सा, अपनों ने दिया धोखा। फिल्मी से अगर प्रोग्राम का नाम रखते तो क्या होता, कोई होता ना, धोखा जो अपनों ने दिया, या जिन पे तकिया था, हाँ जिन वही पत्ते हवा देने लगे। शिराज हमारे साथ हैं और देखते हैं कि उनके साथ, बेचारे के साथ क्या हुआ। तो बड़ा दुख हो रहा है सुन के लोगों की चीज़ें। जी शिराज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हुआ ये कि मुझे अमेरिका जाने का बहुत शौक़ था, क्रेज़ था, और जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट का होता है कि यार अपनी फ़र्दर स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए अमेरिका जाए पाकिस्तान से बाहर। खैर मैं उन दिनों कंसल्टेंसी के चक्कर काट रहा था, बट जब भी वो मुझे फ़ीस बताते थे तो बहुत हाई फ़ीस बताते थे, तो उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। बस उन्हीं दिनों में मेरे अब्बू के बहुत एक करीबी दोस्त थे, वो अमेरिका से आए हुए थे पाकिस्तान, और जब भी वो पाकिस्तान आते थे तो हमारे घर ज़रूर चक्कर लगाते थे। तो उन्होंने कहा कि यार आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं आपका एडमिशन करवा देता हूँ, फ़लाँ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपका एडमिशन भी हो जाएगा, एकोमोडेशन भी करवा दूँगा, ये सारी चीज़ें करवा दूँगा। बट हुआ ये कि उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंटेशंस आपने करवानी है, डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी से डिग्रीज भी निकलवा ली, सारी चीज़ें कर ली, डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्ट हो गए, HEC से वेरिफिकेशन भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई। फिर उन्होंने बोला फ़ीस आप भेज दें, जल्दी करें, आप प्रोसेस इतना डिले क्यों कर रहे हैं। आपके अब्बू के दोस्त ने कहा कि फ़ीस आप किसको भेज दें, उनको भेज दें? फ़ीस उनको भेज दें जी, जो अमेरिका से आए थे बेसिकली। तो वो कह रहे थे कि तुम्हारा जल्दी हो जाएगा प्रोसेस और तुम जल्दी आ जाओगे अमेरिका में, तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो यहाँ पाकिस्तान। अच्छा, तो खैर फ़ीस भी मैंने भेज दी। मैं बहुत खुश कि यार अब बस अमेरिका का मेरा वीज़ा लगने वाला है, इंटरव्यू होगा, सारा प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। हुआ ये कि ठीक 3 महीने के बाद उन्होंने कहा कि शिराज तुमने मुझे जो फ़ीस जो भेजी है माइक ज़रा आप साथ करीब रखें, आवाज़ जी नहीं जी, आ रही। उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्यूमेंटेशंस आपकी हो गई हैं, अब बाकी सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं। अब मैं जब भी उनको कॉल करूं वो कहते हैं चीज़ें प्रोसेस में हैं, जैसे ही ऑफिशियल मैसेज आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपको ख़ुद कॉल करूंगा, बताऊंगा। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं उनकी वेबसाइट पे जाके नंबर लेके ख़ुद ही कॉल कर लूं। जब मैंने यूनिवर्सिटी वालों को कॉल की उनके नंबर पे, तो उन्होंने कहा कि आपकी फ़ीस यहाँ पे सबमिट ही नहीं हुई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप ऐसा कैसे कर सकते थे? पढ़े लिखे बच्चे हैं आजकल, तो बच्चे पाकिस्तान में स्टूडेंट काउंसलर्स होते हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से आपका मतलब लाइक एक ब्रिज का काम करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे इतने खुद स्मार्ट हैं कि वो खुद अपनी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ लेते हैं, उनकी वेबसाइट से नंबर्स इतने, मतलब जो बाहर की प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो नंबर्स होते हैं, आप उनसे कनेक्ट होकर बाकायदा बातचीत कर सकते हैं। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की पोर्टल से पैसे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पैसे भेजने वाले बीच में चीज़ें हैं, लाइक ऐप्स हैं जो आपके पैसे उधर से इधर पहुंचाते हैं।
आप लोग बच्चों ऐसा कैसे कर सकते हो जब आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, स्मार्ट हो? मैं तो इतनी स्मार्ट हूँ नहीं, मैंने तो अपने बच्चों के लिए जब किया तो हर चीज़ रिसर्च करके की। एक्चुअली बस ट्रस्ट करना महंगा पड़ गया मुझे। वो बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था उन पर, फैमिली ने भी उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया हुआ था। यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट फीस जाती है, डायरेक्ट पैसे जाते हैं बैंक ट्रांसफर के थ्रू। हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है। खुदा के लिए किसी के बातों में पढ़े लिखे बच्चे ना आए सिर्फ इसलिए डेस्परेट। जब आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेट होते हैं ना कि आपने बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, फिर आप यही करते हैं। देखिए निदा, इसमें डेस्परेशन तो है। हाँ। फिर एक मैंने जो फील किया शॉर्टकट, इनको था कि जो मैं खुद सर्च करूं, जो मैं खुद लिंक ढूंढूं, जो मैं स्टूडेंट काउंसलर के पास जाऊं, एक मेहनत है। तो जब मेरे अब्बा के दोस्त के थ्रू हो रहा है तो एक शॉर्टकट है। तो ये भी बड़ा है कि हमें मेहनत नहीं स्टूडेंट करनी। काउंसलर के पास इतनी मेहनत आपकी अपनी नहीं होती, वो तो खुद आप रिसर्च करते हैं ना। स्टूडेंट काउंसलर फीस ही उस चीज़ की लेता है, शायद ये फीस के उससे तो फिर देखिए रीजंस तो अच्छी होती हैं। रीजंस तो है ना। अच्छा, स्टूडेंट काउंसलर कितना टाइम लेता है कितना नहीं, मैं नाइव हूँ ना अगर, तो मुझे नहीं पता, बट मुझे है कि मुझे इनके थ्रू जाना पड़ेगा। टाइम भी लगेगा, कितने सेशन से बुलाएंगे, फिर सही वाली भारी फीस भी लेंगे। तो लोग क्या करते हैं ज़्यादातर यही ना कि जो शॉर्टकट मिल रहा है चलो ठीक है इसी पे अंधा एतबार करके कर लें। तो प्लीज़ ऐसे मत करें, आप बाकायदा चलें। अगर वो कर भी रहे थे तो कुछ सवाल जवाब, कौन सी यूनिवर्सिटी है, मुझे लिंक मिल सकता है, किन के थ्रू आप कर रहे हैं, मुझे उसके उनसे कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है। ज़ाहिर जब आप पैसा दे रहे हैं आप सवाल कर सकते हैं। असल में बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे पता नहीं ये यूनिवर्सिटी फेक तो नहीं है, पता नहीं ये ऐसा तो नहीं है, पता नहीं वैसा तो हर कुछ ऑनलाइन है, वेरीफाइड है। अब तो वो ज़माने निकल गए, वो हमारे कभी ज़माने होंगे कॉलेज के। तो फिंगर टिप्स पे हर चीज़ है भाई। सब जो कुछ। दुकान से आप रसीद खरीदते हैं ना, उसमें भी एक स्कैन करने वाली आपके ड्राइवर से आपने फलाना चीज़ मंगाई है दुकान से, आप कहते हैं लाओ रसीद दिखाओ, तो आप उसमें एक स्कैन वो लगी हुई होती चीज़, आप अपने ऐप में जाके स्कैन कर सकते हैं कि ये रसीद जाली तो नहीं है। अब तो क्या क्या टेक्निक्स आ गई, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी है हमें अकल हैरान रह रही है कि ये तो क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। बस बात ये है कि आपको नॉलेज जो चीज़ कर रहे हैं ना, देखिए फ्यूचर आप अगर बनाना चाहते हैं तो अपने हाथ में रखें। आप दूसरों से हेल्प, फैसिलिटेशन, गाइडेंस, मेंटोरशिप ज़रूर ले सकते हैं। मेन डायरेक्शन, गोल, चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, और इसमें आपको विजिलेंसी लानी है, वरना और आपका कितने फ्यूचर पैसे स्टेक में होंगे, तकरीबन कितने लाख रुपए होंगे जो तुमने भेजे होंगे? एक्चुअली मैंने सेंड किए थे 8 लाख के करीब। और उनके लिए जो अपना फ्यूचर अभी स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे थे, बड़े दुख की वेरी पेनफुल। लिया था, बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था, इसी वजह से बस हम मारे गए। वेरी सैड, वेरी सैड, यस। बहुत दुख हुआ। टफ और लेसन वी हैव लर्नड थ्रू बैड एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन थैंक यू, आपने अपना जिसने भी अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ शेयर किए, तो जो देखने वाले हैं किसी ना किसी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई तो देखकर सुन के थोड़ा सा एक हिलेगा, जो गलती वो करने जा रहे होंगे वो रुक जाएंगे। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और इन सारी गलतियों से जो उनके साथ हुआ, हम कोई रिज़ल्ट तो नहीं निकाल सकते कि हम कुछ कर सकें, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उनकी गलतियों से आपको हमने थोड़ा खबरदार कर दिया है कि बी अटेंटिव, सोच समझ के। अल्लाह मियाँ ने अक्ल सबको बराबर दी है, मगर कौन उस अक्ल को कितना यूज़ करता है, कितनी % यूज़ करता है, फिर वो इंटेलिजेंट और अभी इस वक्त पता नहीं कितने स्टूडेंट्स और हैं जो इस तरह की गलती कमिट करने जा रहे होंगे, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल प्रोग्राम है कि दे कैन चेक आउट और वेरीफाई कर लें चीज़ों को इससे पहले कि आप अपने जमा पूंजी, और इस टफ टाइम में जब पैसा इस वक्त ऑलरेडी बड़ा मुश्किल से कलेक्ट हो रहा है, तो प्लीज़ अपने पैसे की बहुत हिफाजत करें और चेक रखें। थैंक यू सो मच आप दोनों का भी साथ हमें ज्वाइन इन करने का, और अल्लाह मियाँ हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें, समझ नहीं आता, लेकिन इंसान को तभी समझ आता है जब उसको ठोकर लगती है, और ठोकरें लगेंगी, यही ज़िंदगी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफ़िज़।